एक कांपता हुआ छोटा बच्चा सड़क के बीच में एक लोहे के कूड़ेदान की ओर इशारा कर रहा था। हालांकि वहां से गुजरने वाले सभी लोग उसे बच्चों का मजाक समझकर नजरअंदाज कर रहे थे। अंत में एक अरबपति रुका। जिज्ञासावश वह पास आया और जो कुछ अंदर था उसे देखकर वह वहीं जम गया। उस शाम सड़क पर सामान्य शांति थी, लेकिन एक बच्चे की कांपती उंगली और हताश चीख ने खामोशी को तोड़ दिया। एक शानदार कार का दरवाजा जोर से खुला। अर्जुन खन्ना के चमकदार काले चमड़े के जूते चौक के पत्थर के फुटपाथ पर पड़े। हर कदम भारी और एकसान तेगान नपातुला था। उसका चारकोल ग्रे सूट पूरी तरह से फिट था, जिससे एक ऐसी अधिकारपूर्ण उपस्थिति का अनुभव हो रहा था जिससे राहगीर एक पल के लिए रुक जाते थे। अर्जुन ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसे ऐसी नजरों की आदत थी, आधी प्रशंसा आधी दूरी। वह बाहर निकला और शहर में बहने वाली शाम की हवा की ओर अपना चेहरा उठाया। उसके लिए यह एक व्यापारिक यात्रा में एक संक्षिप्त पड़ाव था और उसके मन में इस जगह का कोई महत्व नहीं था। बस एक छोटा सा शहर, कुछ जर्जर दुकानें, संकरी गलियों में भीड़ भरे अजनबी चेहरे। उसका इरादा सीधे चौक के पार चाय की दुकान पर जाने का था, जहां उसने अपने व्यापारिक सहयोगी से मिलने का वादा किया था। हालांकि एक बच्चे के रोने की चुभने वाली आवाज इतनी कच्ची, इतनी तेज थी कि उसने इंजनों की गड़गड़ाहट और भीड़ की बड़बड़ाहट को डुबो दिया। वह चौक के कोने में एक बड़े लोहे के कूड़ेदान के पास रुक गया। एक नाजुक छोटा बच्चा सिसक रहा था। बच्चा लगभग 6 साल का था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और उसने एक पुराने टेडी बियर को कसकर गले लगा रखा था। वह सिर्फ रो नहीं रहा था, वह गिड़गिड़ा रहा था। उसके छोटे हाथ घबराहट में कूड़ेदान की ओर इशारा कर रहे थे। कृपया, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरी मां अंदर बंद है, कृपया उसे बचाओ। बच्चे की आवाज कर्कश और लगभग टूटी हुई थी। कुछ राहगीर रुके, उसे जिज्ञासा और असहजता के मिश्रण से देख रहे थे। एक महिला ने सिर हिलाया और अपने पति से फुसफुसाया, वह कल्पना कर रहा है, बेचारा, उसकी मां शायद चली गई है। छड़ी लिए एक बूढ़ा आदमी पास आया, कूड़ेदान को देखा और फिर बच्चे को देखा। अंत में उसने अपना सिर हिला दिया। असंभव है, अंदर कचरे के अलावा कुछ नहीं है, कोई भी अंदर नहीं हो सकता। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। किसी ने ढक्कन नहीं उठाया, किसी ने कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने बच्चे को रोता हुआ छोड़ दिया, जैसे कि उसकी दलीलों का उनसे कोई लेना देना नहीं था। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह लगभग अपने रास्ते पर चल पड़ा था जब अचानक उसे अपने महंगे सूट पर एक खिंचाव महसूस हुआ। बच्चा उसकी ओर भागा था और उसे जोर से पकड़ लिया था। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जरूरी थी। सर, कृपया मुझ पर विश्वास करो। मेरी मां वहां अंदर है, वे उसे नहीं बचाना चाहते। बच्चे के छोटे हाथ गंदगी से सने हुए थे, उसके महंगे सूट को पकड़े हुए थे। उस स्पर्श से अर्जुन की भौहें तन गईं। वह बच्चे के आंसुओं से भीगे चेहरे के सामने झुक गया। आंखें बड़ी और चमकदार थीं, नग्न निराशा से चमक रही थीं, लेकिन सामान्य ज्ञान ने जल्द ही अधिकार कर लिया। अर्जुन ने बच्चे का हाथ छुड़ाया। उसकी आवाज दृढ़ और ठंडी थी। जाओ, अपने परिवार को ढूंढो, मुझसे मत चिपको। वह मुड़ा और चाय की दुकान की ओर चल दिया। उसके पीछे रोना और तेज और हताश हो गया। इस बार मैं सच कह रहा हूं, मेरी मां वहां अंदर है, कृपया मुझ पर विश्वास करो। पास की एक छोटी भीड़ से कुछ ताने भरी हंसी सुनाई दी। वह सिर्फ कल्पना कर रहा है, शायद सिर्फ ध्यान चाहता है। अर्जुन ने चाय की दुकान का दरवाजा धकेला, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने सहज रूप से पीछे मुड़कर देखा। बच्चा जमीन पर गिर गया था, अपने सीने से टेडी बियर को गले लगा रहा था। उसके छोटे कंधे कांप रहे थे। फिर उसने अपना सिर उठाया और अर्जुन को देखा। वह नजर एक नाराज बच्चे की शरारती नजर नहीं थी, यह किसी ऐसे व्यक्ति की नजर थी जिसने लगभग सारी उम्मीद खो दी थी। वह गिड़गिड़ाती नजर उसके दिमाग में गहराई से चुभ गई। अर्जुन कांप गया, खुद को दूर देखने के लिए मजबूर कर रहा था। वह अंदर गया, लेकिन जब वह बैठा तो उसके हाथ कॉफी के कप पर टिके हुए थे, उसे उठाने में असमर्थ थे। उसके सिर में बच्चे के शब्द गूंजते रहे, मेरी मां वहां अंदर है। मदद के लिए एक चीख जो एक कांटे की तरह चिपक गई, उसके दिमाग पर दबाव डाल रही थी, उसे एक अजीब तरीके से बेचैन कर रही थी। बाहर शाम ढल गई। बच्चे का छोटा सा शरीर
अभी भी लोहे के कूड़ेदान के पास खड़ा था। हलचल भरे शहर ने अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखी, लेकिन कोई नहीं रुका। अर्जुन के अलावा कोई नहीं। उसने दूर देखने की कोशिश की थी, लेकिन वह उस नजर को अपने दिमाग से नहीं निकाल सका। अर्जुन को यह नहीं पता था कि आज मुड़ना एक भयानक रहस्य की शुरुआत का प्रतीक होगा। एक रहस्य जिसकी पूरे शहर ने कभी कल्पना नहीं की थी। क्या आपने कभी किसी बच्चे को मदद मांगते देखा है और किसी ने विश्वास नहीं किया? क्या आप जानते हैं कि यह आपको कितना परेशान करता है? गैरेज का दरवाजा बंद हो गया और अर्जुन की आकृति धीरे धीरे आलीशान घर के विशाल गलियारे से गुजरी। उसके कदमों की गूंज खालीपन में गूंज रही थी। हर खाली दस्तक एक याद दिलाती थी कि वह अकेला था। वहां उसने अपनी टाई ढीली की, सागौन की मेज पर एक कप गर्म चाय रखी और कुर्सी पर धंस गया। बहुत समय हो गया था जब उसका मन इतना बेचैन महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कीं, दीपक का आंसुओं से भीगा चेहरा सामने आ गया। बच्चे ने उसके सूट के किनारे को पकड़ लिया था। वही हताश दलील दोहरा रहा था, मेरी मां वहां अंदर है। हालांकि अर्जुन ने उस दोपहर उसे नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन वे आंखें अब उसके दिमाग में एक मूक चाकू की तरह चुभ रही थीं। उसने गर्म चाय की एक घूंट ली, उम्मीद है कि यह उस छवि को मिटा देगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह खड़ा हुआ, प्राचीन चित्रों से भरे गलियारे से गुजरा और एक बड़ी खिड़की के पास रुक गया। बाहर अंधेरे ने शहर को ढक लिया था। पृष्ठभूमि में एक खड़ी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन अर्जुन के अंदर एक तूफान चल रहा था। क्यों? उसने खुद से पूछा। वे आंखें उस पर इतना बोझ क्यों डाल रही थीं? देर रात अर्जुन हल्की नींद में सो गया। अपने सपने में उसने खुद को देखा, दशकों पहले एक चौक में खड़ा एक 8 साल का बच्चा। बच्चे ने मदद के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन बड़े लोग बस सिर हिलाकर गुजर गए। कोई नहीं रुका, किसी ने विश्वास नहीं किया। वह छव्य दीपक के चेहरे में फीकी पड़ गई। 2 जोड़ी हताश आंखें एक में मिल गईं। अर्जुन चौंक कर जाग गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं, उसकी सांसें तेज थीं। वह सीधा बैठ गया, कमरे के धुंधलके को देख रहा था। उसका दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था। कांपते हाथों को अपने चेहरे पर दबाकर उसने फुसफुसाया, वे आंखें, मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। उस पल उसने जो ठंडा और दूर का खोल सावधानी से बनाया था, वह टूटने लगा। उसके पीछे उसका एक हिस्सा, जिसे वह लंबे समय से मरा हुआ समझता था, वह करुणा और कभी भुला दिए जाने के दबे हुए दर्द से छटपटाने लगा। अर्जुन बिस्तर से उठा और चाय लेने वाला था, लेकिन उसका हाथ बीच में ही जम गया। उसने गिलास नीचे रखा और काफी देर तक चुपचाप बैठा रहा। आलीशान घर का अंधेरा उसे ढंकता हुआ लग रहा था, लेकिन पहली बार खामोशी ने शांति नहीं दी। यह उस दोपहर मुड़ने के लिए किए गए चुनाव की याद दिलाने वाली सजा की तरह महसूस हुआ। उसने सोचा कि क्या वास्तव में उस लोहे के कूड़ेदान में कोई था? अगर बच्चे के शब्द सिर्फ एक भ्रम नहीं थे, तो उसने अभी अभी क्या छोड़ा था? अर्जुन अंधेरे में चुपचाप बैठा रहा। उसे नहीं पता था कि जो भयावह स्मृति अभी अभी सामने आई थी, वह जल्द ही उसे उस सड़क पर वापस ले जाएगी। उसी दिन जहां सच्चाई पूरे शहर द्वारा मानी गई हर धारणा को नष्ट करने की प्रतीक्षा कर रही थी। भोर ऊंची इमारतों के बीच से झांक रही थी, शहर को जागते हुए भूरे रंग के रंगों से रंग रही थी। सुबह की हवा अभी भी ठंडी थी, जिसमें रात की ओस की विशिष्ट गंध उबलते हुए पोहे और समोसे की महक के साथ मिली हुई थी, जो बिक्री के लिए तैयार किए जा रहे थे। फुटपाथ पर सड़क साफ करने वालों की झाड़ू की लयबद्ध सीटी लगातार गूंज रही थी, जैसे एक नए दिन की नियमित सांस। एक शानदार काली मर्सिडीज के अंदर खामोशी लगभग पूरी थी। अर्जुन पहिया के पीछे गतिहीन बैठा था। उसकी भूरी भूरी आंखें सुनसान यातायात को घूर रही थीं। अब तक उसे एक बैठक कक्ष में होना चाहिए था, जो करोड़ों रुपये के सौदे की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका मन पिछली रात की छवि से नहीं हट सका। बच्चे की गीली और डरी हुई नजर एक राक्षस की तरह चिपकी हुई यादों के एक अव्यवस्थित कोने को हिला रही थी, जिसे उसने दफनाने की कोशिश में वर्षों बिताए थे। सिर्फ एक प्रलाप करने वाला बच्चा। उसके सिर में तर्क की आवाज बड़बड़ाई। मैंने उसे पैसे दिए, यह काफी था। लेकिन तर्क उस बढ़ती बेचैनी को दबा नहीं सका जो उसके सीने में उबल रही थी। एक शानदार घड़ी पहने हाथ ने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ लिया। कुछ सेकंड के आंतरिक संघर्ष के बाद अर्जुन ने अचानक स्टीयरिंग व्हील को तेजी से घुमाया, जिससे शानदार कार मुख्य सड़क से एक संकरी बगल की गली में मुड़ गई। वह उस आवेग की व्याख्या नहीं कर सका।
वह केवल यह जानता था कि उसे वापस जाना है। गली नजर में आई, नम, गंदी, उससे भी बदतर जितनी उसे याद थी। बिना उठाए कचरे की गंध उसकी नाक से टकराई। गंदे पानी के पोखर सुबह की मंद रोशनी को दर्शा रहे थे और ठीक वहीं एक जंग लगे लोहे के कूड़ेदान के पास एक छोटा सा शरीर झुका हुआ और गतिहीन बैठा था। बच्चा अभी भी वहीं था। अर्जुन जम गया, उसका दिल डूब गया। उसने सोचा था कि एक बार जब बच्चे के पास पैसे होंगे तो वह सोने के लिए भोजन की जगह खोजने चला जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि बच्चा पूरी लंबी और ठंडी रात यहां बैठा रहेगा। बच्चे का चेहरा पीला था, गंदगी से सना हुआ था। उसके पतले कंधे एक पुरानी उलझी हुई कमीज के नीचे बुरी तरह कांप रहे थे, जो ओस से गीली थी। वह केवल ठंड से नहीं कांप रहा था, बल्कि थकावट और डर से भी कांप रहा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, इतनी सूजी हुई थीं कि वह उन्हें मुश्किल से खोल पा रहा था। खालीपन में घूर रहा था। अपनी नाजुक बाहों में उसने अभी भी एक जर्जर और फटे पुराने टेडी बियर को गले लगा रखा था, जैसे कि वह उसका एकमात्र दोस्त था, दुनिया में उसका आखिरी गढ़। मर्सिडीज के इंजन की हल्की गड़गड़ाहट गली की खामोशी में बाहरी करने वाली लग रही थी। बच्चा चौंक गया। उसने अपना सिर तेजी से उठाया। उन सूखी थकी आंखों में एक परिचित कार को पहचानते ही एक नाजुक उम्मीद की किरण झिलमिला उठी। वह लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। उसके कमजोर पैर लगभग जवाब दे रहे थे और फिर किसी के भी अनुमान से परे ताकत के एक विस्फोट के साथ वह अचानक अर्जुन की ओर भागा, जो अभी अभी कार से बाहर निकला था। आप वापस आ गए। उसकी आवाज सभी रोने और रात की हवा से कर्कश हो गई थी और वह आगे बढ़ा, गिड़गिड़ाने के लिए नहीं, बल्कि एक डूबते हुए बच्चे की तरह जो एक लाइफ बॉय को पकड़ता है। उसके छोटे गंदे हाथों ने अर्जुन के महंगे सूट की पतलून के महीन कपड़े को कसकर पकड़ लिया। कृपया मेरी मां को बचाओ, कृपया उसे बचाओ, मेरे पास और कोई नहीं है। अर्जुन झुक गया, कमजोर लेकिन हताश पकड़ को महसूस कर रहा था। एक खोए हुए थके हुए बच्चे का नजारा जो एक गंदे कूड़ेदान के पास पूरी रात हठपूर्वक अपनी स्थिति बनाए हुए था, ने उसके सीने में एक तेज और अजीब दर्द पैदा किया। उस पल अतीत एक टूटे हुए बांध की तरह उस पर आ गया। उसने खुद को सालों पहले देखा, एक पतला हताश बच्चा भीड़ में खड़ा होकर एक भयानक सच्चाई के बारे में चिल्ला रहा था, केवल संदेहपूर्ण आंखों और तिरस्कारपूर्ण शब्दों का सामना करने के लिए। वह पुरानी बेबसी की भावना, उसके गले में फंसी हुई घुटी हुई चीख अचानक फिर से जीवित हो गई, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। उसने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आवाज में सामान्य ठंडक एक नीची गहरी लय में पिघल गई। बेटा, तुम पूरी रात यहां बैठे रहे। बच्चा जोर से सिर हिलाया। उसकी सूजी आंखों से नए आंसू बह रहे थे। मुझे डर था कि अगर मैं चला गया तो मां सच में खो जाएगी। मुझे यहीं रहना और पहरा देना था। मुझे पता है कि वह अभी भी वहां अंदर है, वह मेरा इंतजार कर रही है। अर्जुन ने टूटे फूटे लोहे के कूड़ेदान को देखा। यह केवल एक निर्जीव वस्तु थी, सुबह की धूप में चुपचाप बैठी थी, लेकिन बच्चे की निश्चितता, उसकी आंखों में अटूट विश्वास ने उसके शब्दों को एक डरे हुए बच्चे के प्रलाप के रूप में नजरअंदाज करना असंभव बना दिया। कुछ राहगीर ध्यान देने लगे। पोहे बेचने वाली एक महिला ने गुजरते हुए एक नजर डाली और फिर चहकी। बेचारा बच्चा, वह कल दोपहर से ही इस तरह बड़बड़ा रहा है, जरूर बहुत सदमे में होगा। उसका दिमाग ठीक नहीं है। यह सिर्फ एक कल्पना है। कोई भी कूड़ेदान के अंदर जिंदा नहीं रह सकता। वे फुसफुसाहटें अर्जुन के कानों में तेज सुइयों की तरह चुभ गईं। उसका सीना भारी महसूस हुआ। किसी और दिन वह ऐसी बकवास को नजरअंदाज कर देता, लेकिन आज उन आंखों के सामने जो उसे पूरे भरोसे से देख रही थीं, वह नहीं कर सका। उसे एक बार पूरी दुनिया ने छोड़ दिया था। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि वह दर्द कितना असहनीय था। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गया, खुद को बच्चे के बराबर कर लिया। इस हरकत ने बच्चे को चौंका दिया। उसने अपना बड़ा हाथ बच्चे के पतले कांपते कंधे पर रखा। ठीक है बेटा, मैं किसी को इसे जांचने के लिए बुलाऊंगा, लेकिन तुम्हें शांत रहने का वादा करना होगा। बच्चे ने अपने आंसू रोक लिए। उसके छोटे हाथ कांप रहे थे जब उसने अर्जुन की उंगलियों को पकड़ा। सर, आप मुझ पर विश्वास करते हैं, है ना? वह सवाल एक फुसफुसाहट की तरह फिसल गया, जिसमें हर ग्राम उम्मीद और डर था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपना सैमसंग गैलेक्सी निकाला। उसने बच्चे के सवाल का जवाब शब्दों से नहीं,
बल्कि कार्रवाई से दिया। उसने सीधे कमिश्नर सिंह को फोन किया। सिंह, मैं हूं। उसने किसी भी अभिवादन को छोड़ते हुए तेजी से कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम किसी को तुरंत चौक के बगल वाली गली में भेजो। एक सार्वजनिक कूड़ेदान के अंदर किसी के बंद होने की संभावना है। मैं चाहता हूं कि इसकी तुरंत जांच की जाए। दूसरी तरफ सिंह संक्षिप्त रूप से हंसा। उसकी आवाज अभी भी नींद में थी और व्यंग्यात्मक थी। अर्जुन, क्या तुम इसके बारे में निश्चित हो? यहां हर कोई उस अनाथ बच्चे की शानदार कहानियों को जानता है। उसकी कल्पना काफी बड़ी है। अर्जुन ने अपनी नजर उन लाल पानी भरी आंखों पर डाली जो उसे देख रही थीं, एक भी पलक झपकाए बिना। फोन पर उसकी पकड़ कस गई। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी हो गई। हर शब्द में लोहे का भार था। मैं इसे 2 बार नहीं कहूंगा, अभी यहां आओ। उसने सिंह के जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। फिर वह मुड़ा, बच्चे की आंसुओं भरी नजरों का सामना करते हुए। वे आ रहे हैं, उसने दृढ़ता से कहा। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम्हारी मां वहां है तो मैं तुम पर विश्वास करूंगा। वे शब्द एक चाबी की तरह थे जिसने उस दरवाजे को जबरदस्ती खोल दिया जिसे बच्चे ने पूरी रात बंद रखने के लिए संघर्ष किया था। रक्षा की आखिरी दीवार ढह गई। वह जोर से रोया। अब आत्मनियंत्रण की दबी हुई सिसकी नहीं, बल्कि एक बच्चे की कच्ची अनियंत्रित चीख, जिसने आखिरकार किसी को सुनने के लिए तैयार पाया था। पहली बार आंसुओं के पर्दे के माध्यम से उसकी आंखों में वास्तविक उम्मीद की एक किरण झिलमिला उठी। अर्जुन थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। उसका बड़ा खुरदुरा हाथ अंततः उठने और उस छोटे कांपते हुए पीठ पर एक कोमल थपकी देने से पहले हिचकिचाया। उसने अपनी नजर ऊपर उठाई, खामोश लोहे के कूड़ेदान को घूरते हुए। अचानक वह वस्तु अब एक निर्जीव वस्तु की तरह नहीं लग रही थी। वह एक पेंडोरा के बक्से की तरह खड़ी थी, जिसके अंदर एक भयानक रहस्य छिपा था। उसके पीठ में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई, एक बुरा पूर्वाभास जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दूरी में पुलिस सायरन की चीख गूंजने लगी, हर गुजरते सेकंड के साथ नजदीक आ रही थी। अर्जुन को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में जब उस लोहे के कूड़ेदान का ढक्कन उठाया जाएगा तो अंदर जो कुछ होगा वह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सायरन की चीख ने सुबह की शांति को चीर दिया। नजदीक, ज्यादा जरूरी, ज्यादा क्रूर। वह आवाज एक चाकू की तरह थी। गली की झूठी शांति को खुरच रही थी, हर चीज को हिला रही थी। भीड़ इकट्ठा होने लगी। पहले तो बस कुछ उत्सुक सुबह के खरीदार, फिर अपनी अपार्टमेंट की खिड़कियों से झांकते पड़ोसी। फुसफुसाहट और अटकलें एक परेशान मधुमक्खियों के झुंड की तरह उठीं। वह बच्चा दीपक अर्जुन की बाहों में बुरी तरह कांप रहा था। पुलिस सायरन उसके लिए सुरक्षा का एहसास नहीं लाए। इसके विपरीत सायरन ने एक अस्पष्ट और लगातार डर पैदा किया। उसे डर था कि ये लोग भी उस पर विश्वास करने से इनकार कर देंगे, कि वे उसे बाकी सब की तरह खारिज कर देंगे। उसकी आंसुओं से भरी आंखें अर्जुन की ओर उठीं, पुष्टि के लिए चुपचाप गिड़गिड़ा रही थीं। उस नजर के जवाब में अर्जुन ने कुछ ऐसा किया जिसकी उसने खुद भी उम्मीद नहीं की थी। उसने धीरे से दीपक को अपने पीछे खड़ा कर लिया। उसका लंबा शरीर बच्चे और उत्सुक नजरों के बीच एक ढाल बन गया। वह अराजकता जो जल्द ही फूटने वाली थी। उसका हाथ बच्चे के कंधे पर स्थिर रहा, एक स्थिर और आश्वस्त करने वाली पकड़ जो शब्दों से ज्यादा बोलती थी। उस सरल कार्य में एक अनकही शपथ थी, तुम मेरे साथ सुरक्षित हो। 2 पुलिस कारें गली के प्रवेश द्वार पर चीखते हुए रुकीं। कमिश्नर सिंह पहली कार से बाहर निकले। उनका चेहरा नींद से सूजा हुआ था और झुंझलाहट से भरा था। वह एक बड़े अधेड़ उम्र के व्यक्ति थे। उनकी वर्दी बटनों पर तंग थी। उनकी छोटी चमकदार आंखें हमेशा संदेह से चमकती थीं। अर्जुन, सिंह ने चिल्लाया, एक दोस्ताना स्वर को मजबूर करते हुए जो उसके निंदकवाद को मुश्किल से छुपाता था। तुम वास्तव में एक बड़ा हंगामा कर रहे हो। इस बार तुम एक पागल बच्चे के लिए मेरी पूरी टीम को जुटा रहे हो। अर्जुन ने ताने को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी ठुड्डी से जारा के ताने के लिए लोहे के कूड़ेदान की ओर इशारा किया। उसकी आंखें बर्फ की तरह थीं। अपना काम करो सिंह, जांच करो। सिंह ने चहका और 2 अधिकारियों को इशारा किया। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमारे पास वहां अंदर क्या खजाना है। 2 पुलिस अधिकारी, एक बूढ़ा और एक जवान, आलसी रवैये के साथ लोहे के कूड़ेदान के पास पहुंचे। उन्होंने एक दूसरे को देखा।
कंधे उचकाए, स्पष्ट रूप से सोच रहे थे कि यह एक बेकार मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। छोटे अधिकारी ने अपनी लाठी से धातु के कूड़ेदान पर मारा। थक 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 आवाज सूखी और खोखली गूंज उठी। कोई जवाब नहीं। वह सिंह की ओर मुड़ा, सिर हिलाते हुए। कुछ नहीं सर, शायद बस एक बिल्ली या चूहा। सिंह अर्जुन की ओर मुड़ा। उसके होठों पर एक ताना भरा मुस्कान और गहरा हो गया। देखो, मैंने तुमसे कहा था, अगली बार जब तुम दान करना चाहते हो तो हमारे समय को बर्बाद करने के बजाय पुलिस फंड में दान कर देना। अर्जुन का सीना भारी महसूस हुआ। उसके मन में संदेह की एक किरण घुस गई। वे शायद गलत थे। उसने करुणा के एक पल को अपने फैसले को धुंधला करने दिया था, केवल सभी के सामने खुद को शर्मिंदा करने के लिए। उसने दीपक को देखा जो उसके पीछे छिपा हुआ था। बच्चे का चेहरा पीला था, उसके होंठ इतने कसकर बंद थे कि खून बह रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद की छोटी सी चिंगारी तेजी से फीकी पड़ रही थी, जिसकी जगह पूरी निराशा ने ले ली थी। नहीं, दीपक ने फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट गई। मेरी मां वहां अंदर है, मुझे पता है कि वह है। अधिकारियों को लगभग जाते देख बच्चा अचानक अर्जुन के संरक्षण से मुक्त हो गया और आगे बढ़ा। उसकी चीख ने हवा को चीर दिया। मां, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मैं हूं दीपक, मां। वह युवा और तड़पती चीख गली में गूंज उठी, काई लगी दीवारों से टकराकर सभी उपस्थित लोगों के कानों में छेद कर गई। भीड़ चुप हो गई। सिंह की मुस्कान गायब हो गई। सभी की नजरें उस बच्चे पर टिक गईं जो अब ठंडी धातु पर गिर गया था, उसे अपनी छोटी मुट्ठियों से मार रहा था। और फिर उस घुटन भरी खामोशी में एक आवाज आई, खट। आवाज कमजोर थी, पकड़ना लगभग असंभव था। शायद अंदर सिर्फ एक प्लास्टिक की बोतल गिरी थी, शायद सिर्फ एक कल्पना थी। बूढ़े अधिकारी ने खामोशी के लिए हाथ उठाया। उसने अपना कान कूड़ेदान से सटा दिया। खट खट, इस बार ज्यादा स्पष्ट, कमजोर, अनियमित, लेकिन निस्संदेह एक दस्तक, अंदर से एक जानबूझकर की गई दस्तक। अधिकारी पीछे उछल गया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वह हकलाते हुए सिंह की ओर मुड़ा। सर, अरे सच में अंदर कुछ है। हवा जम गई। सभी चेहरों से संदेह और उपहास गायब हो गया, जिसकी जगह एक ही डरावनी अभिव्यक्ति ने ले ली। फुसफुसाहटें तुरंत मर गईं, जिनकी जगह केवल तेज सांसों और डर ने ले ली। वह संकरी गली अचानक घुटन भरी, तंग महसूस हुई। अर्जुन के पीठ में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई। उसका दिल उसके सीने में जोर से धड़क रहा था। बच्चा सही था, बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था। इसे अभी खोलो। सिंह दहाड़ा। आलस्य के सभी निशान गायब हो गए, जिसकी जगह अपने कर्तव्य का पालन करने वाले एक व्यक्ति की तात्कालिकता ने ले ली। एक सब्बल लाओ, इसे खोलो। युवा अधिकारी पुलिस कार की ओर भागा और एक लंबा सब्बल निकाला। वह कूड़ेदान एक पुराना औद्योगिक प्रकार का था। भारी धातु का ढक्कन जंग लगा हुआ था, दांतेदार था और किनारे पर कसकर लगा हुआ था। दोनों अधिकारियों ने मिलकर काम किया, एक दूसरे को पकड़े हुए ढक्कन खोलने के लिए पूरी ताकत से कोशिश कर रहे थे। धातु का चरमराना, एक चुभने वाली आवाज, लगभग दूसरी दुनिया से। सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर एक दरार खुलने लगी और उसके साथ एक भयानक गंध बाहर निकली। न केवल कचरे की खट्टी और सड़ी हुई गंध, उस गंध में नमी, एक बासी तीखी गंध थी जो सड़न से रंगी हुई थी। निराशा में मुश्किल से जीवित रहने वाले जीवन की पीड़ा की गंध। भीड़ में कुछ लोगों ने सहज रूप से अपनी नाक बंद कर ली, जबकि कुछ कमजोर दिल वाली महिलाएं मिचली महसूस करने लगीं। अर्जुन का पेट मथ गया। उसने दीपक के कंधे को और कसकर पकड़ लिया। बच्चे को जो कुछ भी सामने आने वाला था उससे बचाने की कोशिश कर रहा था। एक आखिरी प्रयास के साथ ढक्कन उड़ गया, पीछे की ओर पलट गया और ईंट की दीवार से जोर से टकराया। एक पल के लिए दुनिया रुक गई, खामोश। कोई नहीं हिला, कोई सांस नहीं ले रहा था। कूड़ेदान के अंदर गंदे प्लास्टिक की थैलियों, तैलीय भोजन के बक्सों और अन्य चिपचिपे कचरे में दबे हुए एक मानव शरीर था, एक महिला। उसके लंबे काले बाल खून और गंदगी से उलझे हुए थे, जो उसके चेहरे के अधिकांश हिस्से को ढंके हुए थे। उसकी पोशाक, जो कभी सुंदर फूलों की डिजाइन की थी, फटे और दागदार लटक रही थी। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था, बैंगनी निशान के साथ जो दर्शकों को कंपा रहे थे। एक आंख सूजी हुई और बंद थी। उसके होंठ फटे और टूटे हुए थे। उसकी रगड़ी हुई और लाल कलाई पर रस्सी के गहरे निशान थे।
वह एक फेंकी हुई कपड़े की गुड़िया की तरह सिकुड़ी हुई गतिहीन पड़ी थी। अगर उसके सीने के कमजोर उठने गिरने के लिए नहीं तो कोई भी सोचता कि वह चली गई है। चीख के साथ खामोशी टूट गई। भीड़ में एक महिला जमीन पर गिर गई। उसका चेहरा बेरंग हो गया। फिर और चीखें आईं जो गली में फैल गईं। हे भगवान, यह सच नहीं हो सकता। यहां सच में कोई है। अभी एम्बुलेंस बुलाओ। अराजकता फूट पड़ी। यहां तक कि सिंह, अनुभवी और सख्त सिंह भी पीला पड़ गया। उसने अपना रेडियो उठाया और उसमें भौंका। चौक के बगल में गली 14 में आपातकालीन चिकित्सा इकाई। गंभीर हालत में महिला पीड़िता। दोहराएं, गंभीर हालत। लेकिन हंगामे के बीच एक और आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसने हर सुनने वाले के दिल को छेद दिया। मां। दीपक, जो पूरे समय अर्जुन के पीछे जमा हुआ था, ने उस शब्द को फुसफुसाया। उसका छोटा शरीर कांप गया जब वह कूड़ेदान के अंदर टूटे हुए शरीर पर आंखें गढ़ाए हुए आगे बढ़ा। फिर बच्चा फूट फूट कर रोया। मां। यह एक सिसकी या गिड़गिड़ाने वाली चीख नहीं थी। यह पीड़ा की गहराइयों से निकली एक चीख थी। एक दिन और एक रात तक बोतल में बंद आतंक की चीख अब छूट गई। वह कूड़ेदान की ओर बढ़ा, उन अधिकारियों की परवाह किए बिना जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। मां, मां, मैं हूं। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मां। बच्चे ने किनारे को पकड़ लिया। उसके छोटे हाथ हताश होकर अपनी मां के मुश्किल से सांस ले रहे शरीर की ओर बढ़े। वह महिला, कविता, अपने बच्चे की आवाज सुनती हुई लग रही थी। एक असाधारण प्रयास के साथ वह बहुत थोड़ा हिली। उसकी बची हुई एक आंख खुलने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक परिचित आकृति की तलाश में उसके फटे होंठ एक कमजोर, टूटी हुई आवाज बनाते हुए कांप गए। दीपक। अर्जुन जम गया। वह अपनी आंखें अपने सामने के दृश्य से नहीं हटा सका। पिछली रात उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। अगर वह आज सुबह फिर से चला जाता तो इस महिला को शायद जीने का मौका नहीं मिलता। उसके पीठ में एक ठंडी कंपकंपी दौड़ गई। भीड़ अराजकता में फूट पड़ी। कुछ ने सदमे में अपना मुंह ढंक लिया, दूसरे पीछे हट गए और कुछ महिलाएं दया से रो रही थीं। सभी एक ही विचार साझा कर रहे थे। बच्चे ने सच्चाई कही थी। कमिश्नर सिंह हिचकिचाया। उसकी आवाज टूट गई। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। सालों में पहली बार उसने अपने सीने को किसी ऐसी चीज से जकड़ा हुआ महसूस किया जिसे वह लंबे समय से मरा हुआ समझता था। पछतावा। दीपक ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाईं, उन्हें अर्जुन पर टिका दिया, जैसे कि एक सवाल पूछ रहा हो। आपने कल मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? अर्जुन ने अपना चेहरा फेर लिया, लेकिन उसके कंधे भारी होकर झुक गए। वह जानता था कि इस पल से सब कुछ बदल गया है। अस्पताल में एक ऐसी गंध होती है जिसे किसी और चीज से कभी नहीं बदला जा सकता। एंटीसेप्टिक्स की ठंडी, खामोश पीड़ा और नाजुक उम्मीद का मिश्रण। वह गंध अर्जुन के महंगे सूट से चिपक गई। एक क्रूर याद दिलाता है कि वह एक पूरी तरह से अलग दुनिया में प्रवेश कर गया था। एक ऐसी दुनिया जहां उसका पैसा और उसकी शक्ति मानव जीवन की नाजुकता के खिलाफ कुछ भी नहीं थी। वह प्रतीक्षालय में एक सख्त धातु की बेंच पर बैठा था। उसकी पीठ पूरी तरह सीधी थी, एक ऐसी मुद्रा जो उसके सागौन से सजे कार्यालय या उसकी मर्सिडीज की चमड़े की सीटों के आराम की तुलना में पूरी तरह से अपरिचित थी। कविता को एम्बुलेंस ले जाने के 3 घंटे हो चुके थे। 3 घंटे जो अर्जुन के लिए एक पूरी सदी की तरह महसूस हुए। उसने उस पूरे समय एक भी शब्द नहीं कहा। वह बस वहां गतिहीन बैठा था, एक पत्थर की तरह, जबकि उसके मन में एक भयंकर तूफान चल रहा था। उसके बगल में दीपक शुद्ध थकावट से सो गया था। बच्चे का सिर उसके बगल में टिका हुआ था। छोटे हाथ एक गंदे टेडी बियर को गले लगा रहे थे, जैसे कि वह एक खजाना हो। कभी कभी उसका छोटा शरीर एक सपने में कांप जाता था। उसके होंठ आधे बने हुए चीख के साथ हिलते थे, मां को पुकारते थे। हर बार अर्जुन को एक अदृश्य चाकू उसके सीने में और गहरा चुभता हुआ महसूस होता था। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक व्यापारिक साम्राज्य का नेतृत्व करने के आदी थे, लेकिन यहां वह एक टूटे हुए बच्चे के सामने पूरी तरह से असहाय थे। चुपचाप उसने अपना सूट उतारा और उसे दीपक के कांपते शरीर पर सावधानी से रख दिया। कपड़े की गर्मी ने बच्चे को शांत कर दिया। वह थोड़ा हिला और फिर सुरक्षा की तलाश में अर्जुन के पक्ष में और करीब आ गया। वह छोटा सा कार्य, देखभाल का एक सरल सहज इशारा अर्जुन को एक कड़वे दर्द के साथ छोड़ गया। वह बच्चे को सूट की गर्मी दे सकता था,
लेकिन उसने तब विश्वास नहीं दिया जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। गलियारे के दूसरे छोर पर कमिश्नर सिंह थकावट और तनाव से भरे चेहरे के साथ इधर उधर टहल रहे थे। उन्होंने अर्जुन पर एक नजर डाली। उनकी आंखों में जिज्ञासा और झुंझलाहट का मिश्रण झिलमिला रहा था। जो एक छोटी सी झुंझलाहट के रूप में शुरू हुआ था, वह एक गंभीर मामले में बदल गया था, जो सभी अखबारों के पहले पन्ने पर आने के लिए नियत था। श्रीमान अर्जुन सिंह अंत में पास आए। उनकी आवाज नीची और दृढ़ थी। आपको शायद घर जाना चाहिए। आप यहां कुछ नहीं कर सकते। हम बच्चे और सामाजिक सेवाओं का ध्यान रखेंगे। अर्जुन ने अपनी नजर उठाई। उनकी आमतौर पर ठंडी और दूर की भूरी भूरी आंखें अब कच्ची पीड़ा से भरी थीं। मैं रुकूंगा, उन्होंने रेशम से कहा। मैं तब तक रुकूंगा जब तक मुझे निश्चित रूप से पता नहीं चल जाता कि दोनों सुरक्षित हैं। सिंह ने कंधे उचकाए, उसे छोड़ दिया। शायद उसे अमीर लोग पसंद नहीं थे, लेकिन वह एक आदमी की आवाज में असली दृढ़ संकल्प को पहचान सकता था। ठीक उसी समय आपातकालीन कक्ष का दरवाजा खुला। एक थके हुए और झुर्रीदार चेहरे वाला एक अधेड़ डॉक्टर अपना मास्क उतारते हुए बाहर निकला। रोगी कविता का परिवार कौन है? दीपक कूद कर जाग गया, एक स्प्रिंग की तरह खड़ा हो गया। मेरी माँ कैसी है? उसने डॉक्टर के प्रयोगशाला सूट को पकड़ लिया। उसकी बड़ी आंखें उम्मीद और डर से भरी थीं। डॉक्टर ने बच्चे को शांत सहानुभूति से देखा। अधिकारियों की ओर मुड़ने से पहले, रोगी अब तत्काल खतरे से बाहर है। उसकी हालत गंभीर है, गंभीर निर्जलीकरण, हाइपोथर्मिया। पूरे शरीर में नरम ऊतकों पर कई चोटें। स्पष्ट संकेत हैं कि उसे पीटा गया और बांधा गया था। सौभाग्य से अंगों को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है जो सीधे उसके जीवन को खतरे में डाल दे। हमने उसके घावों का इलाज किया है, अंतःशिरा, तरल पदार्थ और दर्द निवारक दिए हैं। वह अब होश में है, लेकिन अभी भी बहुत उत्तेजित और आघात में है। डॉक्टर द्वारा कहे गए हर शब्द, निर्जलीकरण, हाइपोथर्मिया, कई चोटें। अर्जुन के सीने पर एक और हथौड़े का वार था। यह उसकी लापरवाही का वास्तविक परिणाम था। दीपक रोया, लेकिन इस बार यह राहत के आंसू थे। बच्चा मुड़ा और अर्जुन के पैरों से लिपट गया। अंकल, मेरी मां ठीक हो जाएगी, वह ठीक हो जाएगी। अर्जुन एक पल के लिए जम गया, फिर उसका बड़ा हाथ हिचकिचाते हुए दीपक के उलझे बालों पर टिका, एक हल्की थपकी देते हुए। डॉक्टर, क्या हम अभी अंदर जाकर उसका बयान ले सकते हैं? सिंह ने तेजी से पूछा। उसकी आवाज जरूरी थी। हमें जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने की जरूरत है। सिर्फ 5 मिनट। कमिश्नर साहब, और कृपया नरम रहें। वह अभी अभी एक भयानक मनोवैज्ञानिक आघात से गुजरी है। डॉक्टर ने सिर हिलाया और मुड़ गया। सिंह ने एक महिला अधिकारी को उसका पीछा करने का इशारा किया। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन भी खड़ा हो गया। दीपक ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अर्जुन ने बच्चे को देखा, फिर सिंह को। उसकी नजर ने इनकार के लिए कोई जगह नहीं दी। सिंह ने समझा और संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। अस्पताल का कमरा पीला, सफेद, ठंडा था और केवल मॉनिटर की लगातार बीप से भरा हुआ था। कविता बिस्तर पर लेटी थी। तकिए पर उसका चेहरा सूजा हुआ और पीला था। 4 अंतःशिरा ट्यूब उसकी चोट लगी बांह से लिपटी हुई थीं। लेकिन जब उसने दीपक को उस लंबे आदमी के बगल में सुरक्षित चलते हुए देखा, तो उसकी आंखों में जीवन की सबसे कमजोर चिंगारी झिलमिला उठी। दीपक, मेरे बेटे। उसकी आवाज कर्कश, नाजुक थी, जैसे एक धागा जो लगभग टूटने वाला हो। मां। दीपक आगे भागा, अपना सिर बिस्तर के किनारे पर टिका दिया और उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। कविता ने अपना खाली हाथ उठाने और उसके बालों को सहलाने के लिए संघर्ष किया। उसके चोट लगे गालों पर आंसू बह रहे थे। मां यहां है। मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें बहुत डर लगा होगा। महिला अधिकारी ने धीरे से दीपक के कंधे पर हाथ रखा। उसे थोड़ा हटने का इशारा करते हुए सिंह पास आए, अपनी आवाज को सबसे शांत संभव रजिस्टर में कम करते हुए। श्रीमती कविता, मुझे इस समय आपको परेशान करने के लिए बहुत अफसोस है, लेकिन समय बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि यह किसने किया? कविता की नजर प्यार से शुद्ध आतंक में बदल गई। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उसने सिंह को देखा, फिर अर्जुन को। वह अजनबी, लेकिन एकमात्र जो वापस आया था और उसके बेटे पर विश्वास किया था। उसकी उपस्थिति ने उसे साहस का एक अंश दिया। उसने गहरी सांस ली, जैसे कि अपनी आखिरी बची ताकत को इकट्ठा कर रही हो। वह मेरा भाई था,
उसने फुसफुसाया। हर शब्द उसके अपने दिल को काट रहा था। वह ब्रिजेश था। वह नाम हवा में लटका हुआ था। सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और महिला अधिकारी को तेजी से नोट करने का इशारा किया। ब्रिजेश, क्या आप और बता सकती हैं? नए आंसू बह निकले। इस बार क्रोध और अपने ही खून से धोखा दिए जाने के असहनीय दर्द से वह घर और छोटी बचत लेना चाहता था जो हमारे माता पिता ने मेरे लिए छोड़ी थी। वे युवा ही मर गए। हमारे पास केवल एक दूसरे थे। मैंने हमेशा उस पर विश्वास किया। उसकी आवाज एक सिसकी में टूट गई। 2 रात पहले वह कुछ दस्तावेजों के साथ आया। उसने कहा कि यह एक पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर्म था ताकि वह सब कुछ संभालने में मेरी मदद कर सके, बेहतर कीमत पर बेचने के लिए घर की मरम्मत करवा सके। उसने मुझसे कहा कि मैं दीपक की देखभाल पर ध्यान दूं, कि वह सब कुछ संभाल लेगा। मैंने उस पर विश्वास किया। मैंने बिना ध्यान से पढ़े हस्ताक्षर कर दिए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे कि उस स्मृति को अवरुद्ध करने के लिए। लेकिन कल रात वह वापस आया। उसका चेहरा अलग था। उसने कहा कि वे दस्तावेज वास्तव में उसके नाम पर सभी संपत्तियों का एक पूर्ण हस्तांतरण थे। मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी। फिर उसने अपना आपा खो दिया। उसने कहा कि मैं एक बोझ हूं, कि दीपक और मैं किसी भी चीज के लायक नहीं है। उसने मुझे मारा, मुझे बांध दिया और कहा कि अगर मैं गायब नहीं हुई तो वह दीपक को भी चोट पहुंचाएगा। दीपक अर्जुन के बगल में कांप रहा था। उसने अपना मुंह ढंक लिया था जब उसने उस दुःस्वप्न को फिर से सुना। अर्जुन के सीने में एक ठंडा गुस्सा उबल रहा था। उसने व्यापार में क्रूर विरोधियों का सामना किया था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की क्रूरता जो अपनी ही बहन और भतीजे के खिलाफ हो गया, एक पूरी तरह से अलग स्तर का अपराध था। मानवता का एक क्षरण। कविता ने जारी रखा। उसकी आवाज रुक रुक कर आ रही थी। उसने मुझे कुछ पीने के लिए मजबूर किया। मैं बेहोश हो गई। मेरा सिर सुन्न हो गया। जब मैं जागी तो मैं अंधेरे में थी, घुटन, गंदी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहां हूं। मैं चिल्लाई, लेकिन किसी ने मुझे नहीं सुना। मुझे लगा कि मैं वहीं मर जाऊंगी, जब तक कि मैंने अपने बेटे की आवाज नहीं सुनी। दीपक की आवाज ही एकमात्र चीज थी जिसने मुझे वापस लाया। मैंने उस कूड़ेदान की दीवार को पीटने के लिए अपनी बची हुई हर ग्राम ताकत का इस्तेमाल किया। हर शब्द अर्जुन की चेतना पर एक प्रहार था। यह केवल एक हमला नहीं था, यह उस एकमात्र व्यक्ति द्वारा सबसे क्रूर विश्वासघात था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। उसने कविता को देखा, फिर दीपक को जो उसके बगल में कांप रहा था। उसने स्पष्ट रूप से उस भयावहता को देखा जो उन्होंने झेली थी, आंशिक रूप से उसकी अपनी उदासीनता के कारण। जब बयान समाप्त हुआ तो सिंह का चेहरा कठोर हो गया। जब वह ब्रिजेश के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अर्जुन जानता था कि यह उतना सरल नहीं होगा। ब्रिजेश जितना क्रूर और गणना करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से भागने की योजना बना चुका होगा, उसे आग पर भी आसानी से नहीं पकड़ा जाएगा। कविता को थकी हुई नींद में धंसते और दीपक को उसके बगल में चुपचाप रोते देख अर्जुन में एक इस्पाती दृढ़ संकल्प क्रिस्टलीकृत हो गया। उसका पछतावा केवल अपराध बोध के रूप में समाप्त नहीं हो सकता, यह एक कार्रवाई बननी चाहिए। वह झुका। उसने दीपक के कांपते कंधे पर हाथ रखा। बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और दृढ़ थी। अब दूर नहीं। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी मां को चोट पहुंचाने वाले आदमी को आजाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम दोनों के लिए न्याय लाऊंगा। दीपक ने ऊपर देखा। उसकी आंखें लाल, नाजुक उम्मीद से भरी थीं। यह एक राहगीर का वादा नहीं था, यह अर्जुन खन्ना की एक गंभीर शपथ थी। वह सच्चाई को फिर से दफनाने नहीं देगा। यह लड़ाई अब उसकी थी। मीडिया का तूफान किसी के भी कल्पना से ज्यादा तेजी से आया। लोहे के कूड़ेदान में मिली महिला अब सिर्फ एक सनसनीखेज स्थानीय खबर नहीं थी, यह एक राष्ट्रीय त्रासदी बन गई थी जिसे हर चैनल पर चीर फाड़ कर देखा जा रहा था। और तूफान की नजर में ब्रिजेश एक संदिग्ध के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रमुख दुखद व्यक्ति के रूप में उभरा। अर्जुन एक शानदार होटल के स्वीट में बैठा था। उसे एक कमांड सेंटर में बदल दिया। करोड़ों रुपए के अनुबंधों और स्टॉक मार्केट चार्ट की दुनिया पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई थी। उसके सामने 60 इंच के टेलीविजन स्क्रीन पर ब्रिजेश था। अब कोई जेसनेस नहीं था। ब्रिजेश ने एक हल्के भूरे रंग का उच्च कॉलर वाला स्वेटर पहना था, जानबूझकर विनम्रता और विश्वास की एक छवि बना रहा था। वह एक प्रसिद्ध टॉक शो के मेजबान के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर सावधानी से मेकअप किया गया था ताकि दुख की उपस्थिति बनी रहे। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं,
जैसे कि वह रोना बंद नहीं कर पा रहा हो। ब्रजेश, मेजबान ने सहानुभूति के साथ शुरू किया, क्या आप हमारे साथ अपनी बहन श्रीमती कविता की स्थिति के बारे में साझा कर सकते हैं? ब्रजेश ने सांस ली, उसके कंधे झुक गए। यह वास्तव में एक दुःस्वप्न है। कविता कभी एक अद्भुत मां थी, लेकिन अपने पति की मृत्यु के बाद वह टूट गई। वह हमेशा मानती थी कि कोई उसे चोट पहुंचाना चाहता है। कभी कभी वास्तविक और अवास्तविक के बीच अंतर नहीं कर पाती थी। मैंने उसे इलाज दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बीमारी और बिगड़ती गई। उसने अपना हाथ अपने माथे पर रखा, पूरी सटीकता के साथ कांपते हुए। उस रात हमारी लड़ाई हुई। मैं बस उसे इलाज जारी रखने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन उसे विश्वास था कि मैं उसकी संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हूं। एक घबराहट के दौरे में वह भाग गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह खुद को चोट पहुंचाएगी और ऐसी भयानक जगह में चली जाएगी। यह मेरी गलती है। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। उसके गालों पर आंसू बह निकले। पूरा स्टूडियो खामोश था। एक वफादार भाई के खुद को दोषी ठहराने के नजारे से मंत्रमुग्ध था। चरमोत्कर्ष तब आया जब शो में एक विशेषज्ञ डॉ वर्मा, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को लाया गया, जिन्होंने घोषणा की, ब्रजेश द्वारा वर्णित रिकॉर्ड और व्यवहार के आधार पर यह बहुत संभव है कि श्रीमती कविता तीव्र भ्रांतिपूर्ण विकार से पीड़ित हैं। खुद को चोट पहुंचाना और एक गंदी जगह में छिपना आत्म विनाशकारी व्यवहार के क्लासिक संकेत हैं। अर्जुन ने अपने हाथ में गिलास को निचोड़ा। उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। एक आदर्श प्रदर्शन वकील श्री गुप्ता के हाथों से सावधानी पूर्वक मंचित। ब्रजेश ने इस रास्ते को बहुत पहले तैयार कर लिया था। सबूत प्रसारण के ठीक बाद आया जब कमिश्नर सिंह ने उसे फोन किया, सर, हमें गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करना होगा। ब्रजेश के वकील ने अभी अभी दस्तावेजों का एक पूरा सेट जमा किया है। मनोरोग रिकॉर्ड, अधिकृत पावर ऑफ अटॉर्नी और पड़ोसियों के बयान जो दावा करते हैं कि वह अक्सर बिना किसी कारण के चिल्लाती थी। सब कुछ मेल खाता है। उसके शरीर पर चोटों का कोई वजन नहीं होगा अगर उन्हें आत्म प्रवृत्त माना जाता है। हम केवल उसकी अपनी सुरक्षा के लिए उसे अस्पताल की निगरानी में रख सकते हैं। वह जीवित सबूत है। अर्जुन दहाड़ा, बिना गवाहों के और मानसिक रूप से अस्थिर करार दिए गए किसी व्यक्ति के शब्दों का अदालत में कोई वजन नहीं होगा। सिंह ने सांस ली। ब्रजेश ने पहला दौर जीत लिया था। कविता, जो कभी एक पीड़िता थी, अब एक खतरनाक मानसिक रोगी के रूप में चित्रित की गई थी। अगली सुबह त्रासदी और गहरी हो गई। सामाजिक सेवा कार्यकर्ता मनोरोग फाइलों के साथ अस्पताल पहुंचे। उन्होंने फैसला किया कि दीपक अपनी मां के साथ नहीं रह सकता। बच्चा सामाजिक कार्यकर्ता की बाहों में चीखता चिल्लाता रहा, अर्जुन अंकल, उन्हें मुझे ले जाने मत दो, मेरी मां पागल नहीं है। कविता नर्सों और अधिकारियों के खिलाफ चिल्लाई जो उसे पकड़ रहे थे। उसकी हताश चीखें गलियारे में तब तक गूंजती रहीं जब तक कि अस्पताल का ठंडा दरवाजा जोर से बंद नहीं हो गया। कल जो उम्मीद झिलमिला रही थी, उसे बेरहमी से बुझा दिया गया। जनमत पूरी तरह से ब्रजेश के पक्ष में हो गया था। बेचारा भाई अपनी पागल बहन की देखभाल कर रहा है। भगवान का शुक्र है कि ब्रजेश है, वरना उसका बेटा पीड़ित होता। अर्जुन उस अन्याय का सामना करते हुए लड़खड़ा गया। वह भारी मन से अपने होटल लौट आया, खिड़की से नीचे कारों के प्रवाह को देखते हुए। वह जानता था कि पूरा शहर झूठ पर विश्वास कर चुका है। वह केवल पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकता था। सिंह का इरादा अच्छा था, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। उस जाल को फाड़ने के लिए जो ब्रजेश ने बुना था, अर्जुन को अपने हथियारों की जरूरत थी। उसने अपने निजी वकील को फोन किया, श्रीमान शर्मा, खामियां खोजो, हर दस्तावेज, हर हस्ताक्षर की दोबारा जांच करो। डॉ वर्मा, नोटरी, मुझे एक प्रथम श्रेणी के मनोचिकित्सक से एक स्वतंत्र मूल्यांकन की जरूरत है। समझ गए सर? लेकिन वह यहीं नहीं रुका। अर्जुन ने एक और नंबर दबाया। विक्रम, एक पूर्व पुलिसकर्मी जो निजी जासूस बन गया था, अपने अपरंपरागत तरीकों के लिए जाना जाता था। ब्रजेश, मैं चाहता हूं कि तुम उसकी जिंदगी को चीर डालो। लेन देन, कनेक्शन, रहस्य, पैसा कोई समस्या नहीं है। विक्रम कर्कश हंसी हंसा, सुनने में दिलचस्प लगता है, समझो हो गया। जब अर्जुन ने फोन रखा तो उसका गुस्सा एक ठंडे दृढ़ संकल्प में बदल गया था। उसने शहर को एक नजारे के रूप में नहीं, बल्कि एक शतरंज की बिसात के रूप में देखा। ब्रजेश ने पहला कदम उठाया था, यह सोचकर कि वह केवल एक नाजुक महिला का सामना कर रहा है, लेकिन वह सच्चाई नहीं जानता था। उसने अभी अभी एक जंगली जानवर को जगाया था।
शहर पर रात उतर आई, लगातार बूंदाबांदी ला रही थी। बारिश की बूंदें अर्जुन के स्वीट की खिड़कियों से टकरा रही थीं, एक ऐसी लय बना रही थीं जो उदास और क्षमाशील दोनों लग रही थी। कांच के पीछे शहर की नियन रोशनी बारिश के माध्यम से रंग की धारियों में धुंधली हो गई, उज्ज्वल लेकिन दूर। अर्जुन वहां एक गिलास पेय के साथ खड़ा था। हालांकि उसने एक घूंट भी नहीं चखा था, वह केवल खालीपन को घूर रहा था। उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसने कविता के बारे में सोचा, उसी अस्पताल में बंद जो उसे ठीक करने वाला था, एक मां के रूप में उसके अधिकारों से वंचित, समाज द्वारा एक पागल से ज्यादा कुछ नहीं के रूप में निंदित। उसने ब्रिजेश के बारे में सोचा, टेलीविजन पर उसका दुखी चेहरा, एक इतना सूक्ष्म प्रदर्शन जिसने सभी को धोखा दिया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने दीपक के बारे में सोचा। वह बच्चा अब कहां था? अजनबियों के बीच, डरा हुआ, अकेला, और शायद उस आदमी पर विश्वास खो चुका था जिसने उसकी और उसकी मां की रक्षा करने का वादा किया था। एक खाली बेबसी की भावना ने अर्जुन के दिल को कुतर दिया। एक पल की भी हिचकिचाहट के बिना उसने गिलास नीचे रखा, अपना कोट और कार की चाबियां उठाईं। उसे दीपक को देखना था। नूर हिदायत अनाथालय बारिश के माध्यम से उभर रहा था, उसकी कल्पना से भी ज्यादा दयनीय। काय के धब्बों वाली भूरी ईंट की दीवारें, सलाखों वाली खिड़कियां और इतनी ठंडी हवा कि यह बच्चों के लिए एक आश्रय से ज्यादा एक जेल जैसा महसूस हो रहा था। स्थानीय सरकारी कार्यालय के साथ एक संक्षिप्त फोन कॉल के बाद अर्जुन खन्ना को प्रवेश की अनुमति दी गई, जिसे वे कॉमन रूम कहते थे। कमरा विशाल था लेकिन उदास था। कुछ बच्चे बिखरे हुए बैठे थे, एक किताब के पन्ने पलट रहा था, दूसरा सलाखों वाली खिड़की से खालीपन में घूर रहा था। कोई हंसी नहीं, कोई खेलने की आवाज नहीं। कोने में दीपक बैठा था, एक नारंगी प्लास्टिक की कुर्सी पर झुका हुआ। उसकी खाली आंखें फर्श पर टिकी थीं। उसने अपने सीने से एक पुराने टेडी बियर को गले लगा रखा था। उसे ऐसे पकड़े हुए था जैसे कि वह एक अज्ञात दुनिया के खिलाफ आखिरी किला हो। जब उसने अर्जुन को देखा तो बच्चा अकड़ गया। उम्मीद की एक किरण उसकी आंखों में जली, केवल उतनी ही तेजी से बुझ गई। सहज रूप से उसने टेडी बियर को और कसकर गले लगा लिया। तैयार हो रहा था। नमस्ते दीपक, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज एक ऐसे तरीके से अस्थिर थी जो अरबों रुपये की बोर्ड बैठकों में कभी नहीं हुई थी। उसने बच्चे के सामने एक कुर्सी खींची, पूछने की कोई जल्दी नहीं, बस उसके साथ चुपचाप बैठा बारिश को सुन रहा था। एक लंबी खामोशी के बाद दीपक ने बड़बड़ाया, मां, मेरी मां ठीक है। तुम्हारी मां का इलाज चल रहा है और मैं वादा करता हूं कि मैं उसे वहां से निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अर्जुन ने दृढ़ता से जवाब दिया, एक खाली सांत्वना के रूप में नहीं, बल्कि एक शपथ के रूप में। दीपक की आंखें पानी से भर गईं जब उसने फुसफुसाया। उन्होंने कहा, मेरी मां झूठ बोल रही है, लेकिन नहीं, मैंने उसे उस रात सुना था। ब्रिजेश अंकल उस पर बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। अर्जुन का सीना भारी महसूस हुआ। बच्चा एक गवाह था। उसने अपनी नजर उस जर्जर टेडी बियर पर डाली जो दीपक ने पकड़ा हुआ था। गुड़िया के किनारे पर खुरदरी और असमान सिलाई ने उसका ध्यान खींचा। साफ सुथरी फैक्ट्री सिलाई के विपरीत यह खुरदरी थी, घबराहट में जल्दी जल्दी सिली गई थी। दीपक, यह सिलाई असामान्य है, अर्जुन ने धीरे से कहा। बच्चे ने गुड़िया को और करीब दबाया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। मां ने इसे बनाया था। उसने कहा कि टेडी मेरे लिए एक रहस्य रखता है कि कोई भी कुछ भी कहे, मुझे किसी को भी इसे मुझसे लेने नहीं देना चाहिए। रहस्य, उस शब्द ने अर्जुन की त्वचा पर रोंगटे खड़े कर दिए। कविता ने कुछ छोड़ा था। उसने गहरी सांस ली। दीपक, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? मैं वादा करता हूं कि मैं इसे तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए सुरक्षित रखूंगा। दीपक हिचकिचाया, लेकिन अंत में सिर हिलाया और गुड़िया सौंप दी। अर्जुन ने सावधानी से सिलाई खोली, पीली भराई को अलग किया। अंदर एक छोटे से प्लास्टिक के थैले में लिपटी एक काली फ्लैश ड्राइव थी। कमरा जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। अर्जुन ने उसे छिपा लिया। गुड़िया दीपक को वापस कर दी और अनाथालय से बाहर निकल गया। अपनी कार के अंदर आते ही उसने फ्लैश ड्राइव को सिस्टम में लगाया। केवल एक फाइल दिखाई दी, दीपक के लिए एम्पतीन। पहले स्थैतिक का एक विस्फोट, फिर कविता की कामपति आवाज सुनाई दी, ब्रिजेश, तुम यह नहीं कर सकते, यह दीपक का है, यह उसके माता पिता ने उसके लिए छोड़ा था। इसके तुरंत बाद
एक परिचित लेकिन अब भयानक ठंडी पुरुष की आवाज ने अपने असली स्वभाव को उजागर कर दिया। चुप, तुम और वह बच्चा मरे हुए बोझ से ज्यादा कुछ नहीं हो। अभी हस्ताक्षर करो या तुम दोनों गंदगी में मर जाओगे। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को ऐसी जगह फेंक दूंगा जहां कोई तुम्हें हमेशा के लिए नहीं ढूंढ पाएगा। अर्जुन ने एक झटके से ईयरफोन हटा दिए। उसका चेहरा बेरंग हो गया। यह अब संदेह नहीं था, यह बच्चे की काफी बाती है जीवित सबूत था। ब्रिजेश चोरी और हत्या की धमकी स्वीकार करते हुए उसने तुरंत वकील श्री शर्मा को फोन किया। श्रीमान शर्मा, हमें मिल गया एक रिकॉर्डिंग। ब्रिजेश ने सब कुछ स्वीकार कर लिया है। लाइन खामोश हो गई। फिर शर्मा ने अपनी आवाज धीमी कर ली। सर, यह एक बड़ी सफलता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। रिकॉर्डिंग को अस्वीकार्य घोषित किया जा सकता है। हमें इसे प्रमाणित करने के लिए एक विशेषज्ञ और एक स्पष्ट स्वामित्व श्रृंखला की आवश्यकता होगी। उसके बिना अदालत इसे अस्वीकार कर देगी। अर्जुन समझ गया कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब कम से कम वे अंधेरे में नहीं ठोकर खा रहे थे। कविता ने एक मशाल छोड़ी थी। उसने बारिश के माध्यम से उस उदास इमारत को देखा जहां दीपक अभी भी अपने टेडी बियर को गले लगाए बैठा था। अर्जुन के हाथ में वह छोटी फ्लैश ड्राइव सब में सबसे सबका पराख रहे थे। आपको खुबर आपा था शक्तिशाली हथियार बन गई थी और उसने कसम खाई थी कि वह दुनिया को सच्चाई सुनाने के लिए अपनी हर ग्राम शक्ति, पैसे और इच्छा शक्ति का उपयोग करेगा। दीपक के लिए और उस बहादुर मां के लिए जिसने उसे छोड़ा था। श्री शर्मा का कार्यालय कांच की इमारत की ऊपरी मंजिल पर था, जिसकी दीवारें पूरी तरह से गहरे सागौन की लकड़ी से सजी थीं। न्यूनतम मेज पर सुनहरी रोशनी बह रही थी। आमतौर पर वह जगह पूर्ण अधिकार का अनुभव कराती थी, लेकिन उस रात हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल था। सामने की दीवार पर लगे एक बड़े स्क्रीन पर रहस्यमयी रिकॉर्डिंग के हर शब्द के साथ हरी लहरें झिलमिलाती और नाचती थीं। जटिल कंप्यूटरों की एक पंक्ति के सामने बैठा था बंटी, ध्वनि विश्लेषक। वह आगे झुका हुआ था। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी थीं। उंगलियां लगातार खटखटा रही थीं, जैसे कि भाग्य की लय ले जा रही हों। कुछ तनावपूर्ण मिनटों के बाद उसने अपना सिर उठाया। उसकी आवाज दृढ़ थी। कोई स्प्लाइसिंग या संपादन के कोई संकेत नहीं। यह एक अखंड मूल है। पृष्ठभूमि की आवाजों के आधार पर मेरा मानना है कि यह एक छोटे बंद कमरे में रिकॉर्ड किया गया था, बहुत संभवतः कविता के घर के अंदर। रिकॉर्डिंग डिवाइस एक पुराने मोबाइल फोन से ज्यादा कुछ नहीं था, जो उसकी वित्तीय स्थिति के अनुरूप था। श्री शर्मा ने गहरी सांस ली और अपनी चमड़े की कुर्सी से उठे। उनकी नजर अर्जुन खन्ना की ओर गई। यह प्रामाणिकता साबित करने के लिए पर्याप्त है, उन्होंने कहा, लेकिन ब्रिजेश को गिराने के लिए पर्याप्त नहीं। वह तर्क देगा कि कविता ने उसे फंसाया, कि उसने जानबूझकर इस रिकॉर्डिंग को प्राप्त करने के लिए उकसाया। वह इसे इस बात के सबूत के रूप में भी बदल सकता है कि वह अपनी बहन के खिलाफ साजिश कर रही थी। अगर हम इसे अभी अदालत में ले जाते हैं तो वह हमें एक ही सुनवाई में नष्ट कर देगा। अर्जुन चुप रहा। फर्श से छत तक की कांच की दीवार पर गया और रात में चमकते शहर को देखा। नीचे हर इमारत, हर सड़क एक विशाल शतरंज की बिसात पर एक मोहरे की तरह लग रही थी, और वह था जिसे हर चाल की गणना करने के लिए मजबूर किया गया था। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे इसे स्वीकार्य बनाने का एक तरीका खोजो। इस बीच शहर के दूसरी तरफ ब्रिजेश अपने शानदार कमरे में अकेला बैठा था। शराब का एक गिलास घुमा रहा था। वह इसकी गर्मी का आनंद लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह जितना सोचता था उतना ही असहज महसूस होता था। कुछ मेल नहीं खा रहा था। उसे याद आया कि कविता के गायब होने के बाद उसने घर की तलाशी ली थी, और जो विवरण उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था वह दीपक का पुराना टेडी बियर था। उसने कविता का मोबाइल फोन कभी नहीं पाया। उसके तर्क ने एक भयानक संभावना को चिल्लाया। क्या कविता ने उस खिलौने के अंदर कुछ छिपाया था और अब वह बच्चे के हाथ में हो सकता है? शराब का गिलास उसके हाथ से फिसल गया, गहरे लाल तरल कालीन पर फैल गया। ब्रिजेश उछलकर खड़ा हो गया, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक। मुझे बहुत देर होने से पहले वह गुड़िया मिलनी चाहिए। उस रात नूर हिदायत अनाथालय के बेडरूम में आत ततकर आन परी वही पाती सकर आया। दीपक बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। पसीने ने उसके तकिए को गीला कर दिया था। सपने में वह अभी भी अपनी मां को घसीटते हुए देख रहा था। उसकी दबी हुई चीखें अंधेरे में निगल ली गईं। वह चौंक कर जाग गया
और उस जर्जर गुड़िया को पकड़ लिया। केवल जब उसके हाथ पुराने और फटे पुराने फर को छूते तो उसे शांति का सबसे छोटा अंश महसूस होता। लेकिन फिर कमरे का दरवाजा चरमराया और एक परछाई अंदर घुस गई। बिल्ली की तरह नरम कदमों की आहट, एक काले हुड वाला एक आदमी सीधे दीपक के बिस्तर पर चला गया। एक खुरदरे हाथ ने बच्चे का मुंह ढंक लिया। दीपक का शरीर कांप गया, आंखें चौड़ी हो गईं, दिल सीने में धड़क रहा था। शांत रहो बेटा, उस आदमी ने फुसफुसाया। उसकी आवाज दीपक के कानों को एक चाकू की तरह काट गई। टेडी बियर कहाँ है? मुझे दो। अगर तुम चिल्लाए तो तुम्हारी मां कभी भी अस्पताल से बाहर नहीं आएगी, समझे? दीपक कांप गया। आंसू बह निकले जब उसने बार बार सिर हिलाया। गहराई में वह जानता था कि जर्जर गुड़िया बिस्तर के नीचे थी, जहां उसने उसे छिपाया था। ठीक जब वह आदमी झुका तो गलियारे में तेज कदमों की आहट गूंज उठी। दरवाजा जोर से खुला। एक लंबा आदमी रास्ता रोककर खड़ा हो गया, एक छड़ी लहराते हुए मांसल हाथ। तुम यहां क्या कर रहे हो? घुसपैठिए ने कसम खाई। फिर वह खिड़की से बाहर कूद गया, बारिश वाली रात में गायब हो गया। दीपक गद्दे पर गिर गया, अपने तकिए को पकड़े हुए। उसका शरीर कांप रहा था। गार्ड उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। दीपक गद्दे पर गिर गया, धीरे से बोला, अब सब ठीक है बेटा। श्रीमान अर्जुन को इसका अंदेशा था। उन्होंने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा। जबकि बारिश जारी रही, अर्जुन एक बंद चाय की दुकान में दाखिल हुआ। मंद रोशनी केवल एक कोने के दीपक से झिलमिला रही थी। कमिश्नर सिंह पहले से ही वहां थे, अपनी उंगलियों के बीच एक बिना जली सिगरेट पकड़े हुए। अर्जुन ने ज्यादा बात नहीं की, वह बस बैठ गया। एक टैबलेट निकाला और ऑडियो रिकॉर्डिंग बजाई। ब्रिजेश की आवाज कमरे में भर गई, धमकी, गुर्राहट, गुस्सा। सिंह ने सुना, उसका चेहरा बेरंग हो गया। अंत में उसका जबड़ा कस गया। वह कमीना, क्या यह काफी है? अर्जुन ने पूछा। यह मजबूत है, लेकिन अदालत में टिकेगा नहीं। उसका वकील इसे नष्ट कर देगा। सिंह ने सिर हिलाया। अर्जुन ने एक और कार्ड खेला। उसने अभी अभी किसी को अनाथालय में घुसने के लिए भेजा है। इस फ्लैश ड्राइव को पाने के लिए एक 8 साल के बच्चे को धमका रहा है। मेरे पास एक गवाह है। सिंह काफी देर तक चुप रहा, फिर उसकी मुट्ठी मेज पर पड़ी। ठीक है, मैं अनौपचारिक रूप से एक गुप्त जांच शुरू करूंगा, बस मैं और कुछ लोग जिन पर मुझे भरोसा है। लेकिन सुनो अर्जुन, अगर यह विफल रहता है तो कविता को जीवन भर के लिए पागल करार दिया जाएगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा। मैं बहुत पहले ही वापसी का रास्ता छोड़ चुका हूं। उसी रात दीपक को अर्जुन के कड़ी सुरक्षा वाले आवास में स्थानांतरित कर दिया गया। बच्चा अभी भी कांप रहा था जब अर्जुन बिस्तर के बगल में बैठा और उसके कंधे पर एक गर्म हाथ रखा। तुम बहुत बहादुर हो दीपक, अब तुम सुरक्षित हो। मैं वादा करता हूं कि मैं किसी को भी तुम्हें फिर से छूने नहीं दूंगा। दीपक ने ऊपर देखा। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से गीली थीं, लेकिन एक दुर्लभ विश्वास की चमक के साथ अपने जर्जर टेडी बियर को कसकर गले लगाए। उसने फुसफुसाया, मां बच जाएगी, है ना? धीरे धीरे सिर हिलाया। वह निश्चित नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह उस वादे को निभाने के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा। अगले दिन सिंह और श्री शर्मा ने कविता के गायब होने की सुबह की दिनचर्या का पता लगाना शुरू कर दिया। सब कुछ व्यर्थ लग रहा था जब तक कि सरिता नाम की एक युवा नर्स बात करने के लिए तैयार नहीं हो गई। मुझे वह दिन स्पष्ट रूप से याद है, सरिता ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। श्रीमती कविता अपने बच्चे को जांच के लिए लाई थीं। जब वह गलियारे में बाहर निकली तो एक अच्छी तरह से तैयार आदमी उनके पास आया। उनकी लड़ाई हुई। मैंने केवल कुछ हिस्सा सुना। उसने उससे कहा, तुम्हें उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिद्दी मत बनो। कविता डरी हुई लग रही थी। फिर उसने अपने बच्चे को पकड़ा और जल्दी से चली गई। क्या आपको यकीन है कि वह ब्रिजेश था? श्री शर्मा ने जोर देकर कहा। सरिता ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं उस चेहरे को कभी नहीं भूल सकती। फिर जब मैंने उसे टेलीविजन पर देखा तो मुझे तुरंत पता चल गया कि यह वही व्यक्ति था। अर्जुन ने सिंह के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। यह उस किले में पहली दरार थी जिसे ब्रिजेश ने बनाया था। इसे गिराने के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन रास्ता खोलने के लिए पर्याप्त। और दोनों आदमी जानते थे कि लड़ाई शुरू हो गई है। कांच की इमारत में श्रीमान शर्मा का कार्यालय एक युद्ध क्षेत्र में बदल गया था। व्हाइट बोर्ड नोट्स, आरेखों, समय सीमाओं और लाल मार्कर की धारियों से भरे हुए थे, जो एक शिकारी मकड़ी के जाले की तरह एक दूसरे को काट रहे थे।
हवा में तेज कॉफी की गंध तैर रही थी। कोई नहीं सोया। अर्जुन, श्रीमान शर्मा और सिंह एक मेज के चारों ओर बैठे थे। उनकी आंखें गहरी एकाग्रता में डूबी हुई थीं। बीच में एक छोटी सी फ्लैश ड्राइव चुपचाप पड़ी थी, एक टाइम बम की तरह भयावह। सिर्फ रिकॉर्डिंग काफी नहीं होगी, सिंह ने कर्कश आवाज में कहा। श्रीमान गुप्ता, हमें नष्ट कर देंगे। हमें एक मकसद, एक अवसर और इस बात का सबूत चाहिए कि मेडिकल रिपोर्ट झूठी थी। सबने सिर हिलाया। दौड़ आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। अंधेरे में एक घर जहां कोई भी पक्ष नहीं जानता था कि दूसरे के पास क्या है। विक्रम, अर्जुन द्वारा काम पर रखा गया निजी जासूस, रिपोर्ट लाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। नियम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे, यह उसका फायदा था। ब्रजेश कर्ज में डूबा हुआ है, विक्रम ने एक खाली पार्किंग में एक बैठक के दौरान कहा। उसने निगरानी तस्वीरों, हाथ से लिखे कर्ज के पत्रों और पैसे से प्राप्त लिखित बयानों से भरी एक मोटी फाइल खोली। अगर उसे 1 महीने के भीतर पैसे नहीं मिले तो वह न केवल अपना घर खो देगा बल्कि अपनी कुछ उंगलियां भी। अर्जुन ने झबड़ा भींचकर पन्ने पलटे। यह उसका मकसद था। इस बीच श्रीमान शर्मा और कानूनी टीम ने आयशा इस्लामिक अस्पताल पर अपनी नजरें गड़ा दीं। उन्होंने डॉ. वर्मा को घेर लिया, वही व्यक्ति जो टेलीविजन पर यह दावा करते हुए दिखाई दिया था कि कविता प्रलाप कर रही थी। जांच ने एक कंपनी के साथ उसके व्यावसायिक संबंधों का खुलासा किया जिसे ब्रजेश ने दिवालिया होने से पहले वित्त पोषित किया था। एक झूठी मेडिकल रिपोर्ट के बदले में चुकाया गया जंगल। ब्रजेश की दीवारों में दरारें दिखाई दे रही थीं। सरिता, युवा नर्स, एक और महत्वपूर्ण टुकड़ा बन गई। शुरू में वह कांप रही थी और अजनबियों से मिली गहरी धमकियों से हिल गई थी, लेकिन अर्जुन ने जल्द ही उसके परिवार पर 24 घंटे पहरा लगा दिया। जैसे ही उसे पता चला कि वे सुरक्षित हैं, सरिता गवाही देने के लिए तैयार हो गई। उसने सुना था कि ब्रजेश कविता पर चिल्ला रहा था। उसी सुबह उसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाल रहा था जब वह गायब हो गई थी। हालांकि ब्रजेश चुप नहीं रहा। उसने और उसके वकील श्रीमान गुप्ता ने पड़ोसियों की एक श्रृंखला पेश की जो मदद कर रहे थे। भुगतान किए गए गवाहों ने कसम खाई कि कविता अक्सर चिल्लाती और खुद से बात करती थी। श्रीमान गुप्ता ने कविता को एक दीर्घकालिक मनोरोग सुविधा में डालने के लिए एक प्रस्ताव भी दायर किया, जो उसकी आवाज को पूरी तरह से मिटाने का एक प्रयास था। और फिर एक दोपहर दीपक ने अर्जुन के आवास की बाड़ पर लटका हुआ एक फटा हुआ टेडी बियर पाया। उसकी भराई बिखरी हुई थी, एक प्लास्टिक की आंख निकाल दी गई थी। संदेश अचूक था, हम अभी भी तुम्हें देख रहे हैं। बच्चा डर के मारे पीछे हट गया, दुहा स्वप्नों से परेशान। अर्जुन जम गया, उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। ब्रजेश ने एक बच्चे को धमकाने की हिम्मत की थी। टुकड़े आखिरकार मेल खा रहे थे। कर्ज के रिकॉर्ड, सरिता की गवाही और डॉ. वर्मा और ब्रजेश के बीच गंदे लेन देन के सबूत। सिंह ने एक अदालती सम्मन दायर किया। एक सार्वजनिक सुनवाई निर्धारित की गई। छाया युद्ध जल्द ही प्रकाश में आने वाला था, लेकिन सुनवाई के दिन से पहले अर्जुन ने महसूस किया कि उन्हें ब्रजेश के बचाव को वास्तव में नष्ट करने के लिए और सबूतों की जरूरत है। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने गोदाम में एक गुप्त बैठक के लिए विक्रम को बुलाया। रात की हवा ठंडी थी और चारों ओर बिखरे पुराने लोहे से जंग की गंध आ रही थी। विक्रम अपने हाथ में एक मोटा भूरा लिफाफा लेकर पहुंचा। उसके खुरदरे चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान अंकित थी। मुझे कुछ दिलचस्प मिला, विक्रम ने लिफाफे को एक सड़ी हुई लकड़ी की मेज पर रखते हुए कहा। अर्जुन ने इसे दिल से खोला। अंदर तस्वीरों और दस्तावेजों की एक श्रृंखला थी जिसने उसकी आंखें चौड़ी कर दीं। तस्वीरों में ब्रजेश एक बड़े शरीर वाले व्यक्ति से एक नाइट क्लब में मिलते हुए एक मोटे लिफाफे के साथ हाथ मिलाते हुए दिखाया गया था। एक अन्य दस्तावेज में एक विदेशी खाते में बैंक हस्तांतरण दिखाया गया था, जिसकी राशि सैकड़ों लाखों तक पहुंच गई थी। यह आदमी कौन है? अर्जुन ने बड़े शरीर वाले व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा। विक्रम मुस्कुराया। उसका नाम हैरी है। वह अपनी क्रूर वसूली विधियों के लिए जाना जाने वाला एक स्थानीय साहूकार है। ब्रजेश पर उसका लगभग 1 करोड़ रुपए का बकाया है। अगर वह 2 सप्ताह के भीतर भुगतान नहीं करता है तो न केवल घर चला जाएगा बल्कि उसकी जान भी। अर्जुन ने तस्वीरों को ठंड से देखा। अब वह ब्रजेश की हताशा को पूरी तरह से समझ गया। वह आदमी केवल लालची नहीं था, वह अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था।
और वह इसके लिए अपनी बहन की बलि देने को तैयार था। और भी है। विक्रम ने अपने लैपटॉप बैग से एक वीडियो रिकॉर्डिंग निकालते हुए जारी रखा। मुझे उस रात चौक के पास की गली से सीसीटीवी फुटेज मिल गया। कोने की किराने की दुकान के कैमरे ने सब कुछ पकड़ लिया। लैपटॉप की स्क्रीन जल उठी। एक धुंधली लेकिन अभी भी पहचानने योग्य श्वेत श्याम छवि दिखा रही है। टाइम स्टैंप उस रात को दिखा रहा था जब कविता गायब हो गई थी। रिकॉर्डिंग में ब्रिजेश एक लंगड़ाते हुए शरीर कविता के शरीर को एक बड़े लोहे के कूड़ेदान की ओर घसीटते हुए दिखाई दे रहा था। उसने ढक्कन खोला, अपनी बहन के शरीर को क्रूरता से अंदर धकेला, फिर उसे वापस बंद कर दिया और जल्दी जल्दी कदमों से चला गया। लगातार व्यामोह के साथ पीछे देखता रहा। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए। यह एक अकाट्य सबूत था। तुमने इसे पाने के लिए कितना भुगतान किया? अर्जुन ने धीमी आवाज में पूछा। विक्रम ने कंधे उचकाए। दुकानदार को चुप रखने और मूल हार्ड ड्राइव देने के लिए काफी है, लेकिन मुझ पर विश्वास करो, यह इसके लायक था। अर्जुन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका दिमाग एक रणनीति बनाते हुए घूम रहा था। उनके पास अब सबूत के 3 मजबूत स्तंभ थे। फ्लैश ड्राइव से ब्रिजेश की धमकियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग, अस्पताल में टकराव के बारे में सरिता की गवाही और सीसीटीवी फुटेज जिसमें ब्रिजेश को कविता को कूड़ेदान में फेंकते हुए दिखाया गया है। जुए के कर्ज के रिकॉर्ड और डॉ के साथ मिलकर ब्रिजेश के साथ सूर्या का संबंध, उनका मामला लगभग सही था। सुनवाई से एक रात पहले अर्जुन अस्पताल में कविता से मिलने गया। महिला अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसकी हालत बहुत बेहतर थी। उसके गालों पर रंग वापस आने लगा था। हालांकि आघात की छाया अभी भी उसकी आंखों में दिखाई दे रही थी। कल एक बड़ा दिन है, अर्जुन ने धीरे से उसके बिस्तर के बगल में एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि तुम तैयार हो। कविता ने धीरे से सिर हिलाया। उसके हाथ कंबल को निचोड़ रहे थे। मुझे डर लग रहा है, उसने फुसफुसाते हुए कबूल किया, लेकिन मुझे ज्यादा डर है कि ब्रिजेश आजाद हो जाएगा और दीपक को चोट पहुंचाएगा। मैं अपने बच्चे की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा, एक आश्वस्त करने वाली निचोड़ देते हुए। तुम इसमें अकेली नहीं हो। मैं, श्रीमान शर्मा, कमिश्नर सिंह, हम सब तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हें बस सच बोलना है। कविता के गालों पर आंसू बह निकले। क्यों? उसने अचानक पूछा। उसकी आवाज टूट गई। आप हमारे लिए यह सब क्यों कर रहे हैं? हम आपके लिए कोई नहीं है। अर्जुन एक पल के लिए चुप रहा। उस सवाल के बारे में सोचते हुए उसके बचपन की यादें वापस आ गईं, जब वह खुद एक छोटा बच्चा था जिस पर विश्वास नहीं किया गया था, जिसे नजरअंदाज किया गया था, जिसे डर में अकेला छोड़ दिया गया था, क्योंकि किसी को मेरे लिए पहले करना चाहिए था, उसने अंत में जवाब दिया। उसकी आवाज नीची और लंबे समय से दबे हुए भावनाओं से भरी हुई थी। लेकिन कोई नहीं आया। मैं दीपक को ऐसा महसूस नहीं करने दूंगा। सुनवाई के दिन पूरा शहर जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया। पुराना जिला न्यायालय खचाखच भरा हुआ था। बाहर पत्रकार सीढ़ियों पर जमा थे। अंदर कविता श्रीमान शर्मा के बगल में बैठी थी। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। उसके बगल में अर्जुन था, खामोश, एक चट्टान की तरह अचल, जो लहरों का सामना करने के लिए तैयार था। गलियारे के उस पार ब्रिजेश अपने वकील श्रीमान गुप्ता के साथ दाखिल हुआ। उसने एक वफादार भाई का परिचित मुखौटा पहना हुआ था। यहां तक कि कुछ परिचितों की दया भरी नजरों पर मुस्कुराने में भी कामयाब रहा। प्रक्रिया श्रीमान गुप्ता की प्रस्तुति के साथ शुरू हुई। उन्होंने नाटकीय शक्ति के साथ बात की। मनोरोग रिकॉर्ड, अधिकृत पावर ऑफ अटॉर्नी और रिश्वत दिए गए पड़ोसियों और झूठे विशेषज्ञों के बयानों को लहराते हुए महामहिम उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यह एक अपराध नहीं है, बल्कि एक त्रासदी है। मेरा मुवक्किल केवल अपनी बहन को उसके अपने मतिभ्रम से बचाने की कोशिश कर रहा था। अदालत में फुसफुसाहट की एक लहर फैल गई। एक से ज्यादा आंखों में संदेह झिलमिला रहा था। कविता ने अपना सिर झुका लिया, उसके कंधे कांप रहे थे। फिर श्रीमान शर्मा खड़े हुए, शांत, गणनात्मक, उनकी आवाज दृढ़ थी। हां, कविता अपने पति की मृत्यु के बाद पीड़ित थी, लेकिन शोक का मतलब पागल होना नहीं है। हमारे पास एक गवाह है, नर्स सरिता। सरिता गवाह के कटघरे में चढ़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन स्पष्ट थी। उसने उस सुबह का वर्णन किया जब ब्रिजेश ने कविता को अस्पताल में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। श्रीमान गुप्ता उछलकर खड़े हो गए,
साफ उन्हें किस ताक के साथ में, यह मजाक उड़ाते हुए कि उसने गलत सुना कि वह मनगढ़ंत बातें कर रही है। लेकिन संदेह का बीज न्यायाधीश के मन में पहले ही बोया जा चुका था। श्रीमान शर्मा ने जारी रखा। उसने एक सीलबंद सबूत का थैला उठाया जिसमें दीपक के टेडी बियर के अंदर मिली फ्लैश ड्राइव थी। इसमें विचाराधीन रात की रिकॉर्डिंग है। कमरा जम गया। ब्रजेश का चेहरा बेरंग हो गया। उसके हाथ मेज पर कांप रहे थे। आपत्ति, श्रीमान गुप्ता चिल्लाए। लेकिन श्रीमान शर्मा का जवाब बर्फ की तरह ठंडा था। हमारे पास एक विशेषज्ञ रिपोर्ट है जो इस फाइल को अखंड प्रमाणित करती है। हम इसे तत्काल चलाने का अनुरोध करते हैं। न्यायाधीश ने सिर हिलाया। स्पीकर चरमराया। कविता की हताश गिड़गिड़ाती आवाज, फिर ब्रजेश की आवाज, ठंडी, क्रूर, बिना किसी दिखावे के। हस्ताक्षर करो या तुम और वह बच्चा कचरे में सड़ जाओगे। उस धमकी ने कमरे को एक चाकू की तरह काट दिया। सांस लेने की आवाज सुनाई दी। दर्शक पीछे हट गए। दर्शक एक दूसरे को घृणा से देख रहे थे। ब्रजेश एक भूत की तरह पीला बैठा था। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। यह नकली है, मुझे फंसाया गया है, वह हकलाया। लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन श्रीमान शर्मा अभी खत्म नहीं हुए थे। उन्होंने सिंह को इशारा किया जो एक लैपटॉप और प्रोजेक्टर के साथ आगे बढ़े। महामहिम, हमारे पास वीडियो सबूत भी हैं, श्रीमान शर्मा ने एक आवाज में कहा जो खामोश कमरे में गूंज उठी। घटना की रात से सीसीटीवी फुटेज जो स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के कार्यों को दिखाता है। स्क्रीन जल उठी और अदालत धुंधली श्वेत श्याम छवि पर टिकी हुई थी। सभी ने भयभीत होकर देखा जब ब्रजेश ने कविता के लंगड़े शरीर को घसीटा और उसे लोहे के कूड़ेदान में धकेल दिया। कुछ दर्शकों से दबी हुई चीखें सुनाई दी। ब्रजेश अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। यह जाली है, यह मैं नहीं हूं, वह कर्कश आवाज में चिल्लाया। लेकिन दृश्य प्रमाण अकाट्य था। उसका चेहरा कुछ फ्रेम में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था और जो कपड़े उसने पहने थे वे ठीक वही थे जो कविता ने अपनी गवाही में वर्णित किए थे। अब सिंह अंतिम प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। उसने विक्रम की जांच फाइल पेश की। जुए के कर्ज, साहूकार, चौंकाने वाली राशि जिसे ब्रजेश कवर करने के लिए हताश था। उसका मकसद स्पष्ट है। उसने घोषणा की उसका इरादा अपने भाई की विरासत से हर रुपये को हैरी द साहूकार को अपना कर्ज चुकाने के लिए लेने का था। सबूत के बोझ के नीचे दबे ब्रजेश अपनी कुर्सी पर धंस गया, अपना सिर पकड़े हुए। लेकिन जो शब्द वास्तव में उसे तोड़ गए वे वकील या अभियोजक से नहीं आए, वे एक बच्चे से आए। दीपक, जो शुरू से ही चुपचाप बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। बच्चा आंसुओं से भीगी आंखों से कांप रहा था, लेकिन उसकी आवाज मजबूती से गूंज उठी। तुमने मेरी मां को कूड़ेदान में बंद कर दिया। उस रात मैं बिस्तर के नीचे छिपा हुआ था। मैंने सब कुछ देखा। तुमने उसे मारा, तुमने उसे घसीटा। पूरा कमरा खामोश हो गया। फिर दीपक फूट फूट कर रोया। तुम एक बुरे आदमी हो। तुमने मेरे टेडी बियर को तोड़ दिया। तुम क्रूर हो। उस बचकानी चीख में किसी भी कानूनी सबूत से ज्यादा वजन था। इसने सभी उपस्थित लोगों की चेतना में सीधे प्रवेश किया। भीड़ ब्रजेश पर श्राप देते हुए फूट पड़ी। न्यायाधीश ने बार बार हथौड़ा मारा, लेकिन व्यवस्था बहाल करना असंभव था। ब्रजेश अपनी बेगुनाही के बारे में चिल्लाते हुए छटपटा रहा था, लेकिन उसके शब्दों का अब कोई मतलब नहीं था। उसे सभी की घृणित नजरों के नीचे पुलिस द्वारा घसीटा गया। ब्रजेश को बाहर ले जाने के बाद न्यायाधीश ने अपना हथौड़ा अंतिम बार मारा, यह घोषणा करते हुए कि फैसला सुनाने के लिए मुकदमा 1 सप्ताह में फिर से शुरू होगा। लेकिन कमरे में हर कोई जानता था कि परिणाम निश्चित था। ब्रजेश के खिलाफ जमा किए गए सबूतों को झुठलाना बहुत मजबूत था। हंगामे के बीच अर्जुन ने दीपक को अपनी बाहों में उठा लिया, बच्चे को अपने सीने से कसकर पकड़े हुए। कविता दौड़ी और उसकी बाहों में धंस गई। पहली बार दिनों के आतंक के बाद उनके आंसू राहत के आंसू थे। तीनों, एक सख्त मां, एक बहादुर बच्चा और पछतावे से चिह्नित एक आदमी, वे तूफान की नजर में एक साथ थे, लेकिन इस बार वे जीत गए थे। 1 हफ्ते बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। ब्रजेश को सभी आरोपों में दोषी पाया गया। हत्या का प्रयास, अपहरण, दस्तावेजों की जालसाजी और जबरन वसूली। उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें जल्दी पैरोल की कोई संभावना नहीं थी। जब फैसला सुनाया गया तो ब्रजेश अपनी कुर्सी पर धंस गया। उसके पास जो भी अहंकार और आत्मविश्वास था वह सब वाष्पित हो गया था। उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ले जाया गया। उसका चेहरा खाली था,
जैसे किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने सब कुछ खो दिया हो। डॉ वर्मा भी न्याय से नहीं बच पाए। उन्हें मुकदमे के 1 हफ्ते बाद गिरफ्तार किया गया। उन पर चिकित्सा दस्तावेजों की जालसाजी और साजिश का आरोप लगाया गया। उनका मेडिकल लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उन्हें अपनी सजा का सामना करना पड़ा। श्रीमान गुप्ता, ब्रिजेश के वकील, घोटाले के बाद कानून के पेशे से सेवानिवृत्त हो गए। उनकी प्रतिष्ठा मरम्मत से परे नष्ट हो गई। इस बीच हैरी द साहूकार को एक अलग ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। जब विक्रम ने उसके द्वारा चलाए जा रहे अवैध जुआ नेटवर्क और साहूकारों के बारे में जानकारी दी, अपराध का पूरा नेटवर्क जिसने ब्रिजेश को उलझा दिया था और उसे जघन्य कृत्यों के लिए प्रेरित किया था, अंततः ध्वस्त हो गया। मुकदमे के 1 महीने बाद शहर में जो माहौल कभी फुसफुसाहट से भरा था, संदेह और डर आखिरकार कम हो गया। मुख्य सड़क पर सूरज की रोशनी बह रही थी। दुकानें फिर से खुल गईं और मस्जिद से अज्जान की आवाज सुबह में गूंज उठी, जैसे एक नई शुरुआत का प्रतीक हो। 100 किलोमीटर से ज्यादा दूर जेल में ब्रिजेश ने आधिकारिक तौर पर अपनी 20 साल की सजा काटनी शुरू कर दी थी। वह ठंडी और संकरी कोठरी उस शानदार जीवन के बिल्कुल विपरीत थी जिसका उसने कभी सपना देखा था। हर रात वह एक पतले गद्दे पर लेटता, टूटी हुई छत को घूरता, अपनी बहन और भतीजे के चेहरे से परेशान रहता। पछतावा बहुत देर से आया, कुछ भी बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। स्थानीय अखबार के पहले पन्ने पर शीर्ष पर मोटे शीर्षक फैले हुए थे। धोखेबाज भाई का सच सामने आया। हथकड़ी लगे ब्रिजेश की तस्वीर, जिसका सिर झुका हुआ था, ने सभी बहसों को समाप्त कर दिया। जो लोग कभी उसका बचाव करते थे, वे अब चुप थे। किसी ने भी उस कथित वफादार भाई के बारे में फिर से बात करने की हिम्मत नहीं की। कविता को भी आखिरकार झूठे आरोपों से बरी कर दिया गया। शहर सरकार ने उसके भाग्य पर पागल शब्द का जल्दबाजी में लेबल लगाने के लिए सार्वजनिक माफी जारी करने के लिए एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सम्मान की बहाली के लिए एक प्रशंसा पत्र उसे सीधे सौंपा गया। जबकि कैमरे के फ्लैश लगातार चमकते रहे, कविता ने केवल कुछ शब्द कहे, मुझे महिमा की जरूरत नहीं है, मैं केवल यह चाहती हूं कि हर बच्चे पर विश्वास किया जाए जब वे बोले। कमरा खामोश हो गया और फिर लंबी और निरंतर तालियों की एक लहर टूट गई। पिछली पंक्ति में सरिता, वह नर्स जो गवाही देने के लिए बहादुरी से आगे आई थी, ने अपना सिर झुकाया और शांत राहत के साथ मुस्कुराई। अर्जुन पास आया, उसने उसका हाथ मजबूती से मिलाया और फुसफुसाया, तुम्हारे बिना सच्चाई दफन हो जाती, धन्यवाद। उस सरल क्षण ने एक साइड स्टोरी लाइन को बंद कर दिया, लेकिन यह पूरे शहर के लिए यह समझने के लिए पर्याप्त था। न्याय केवल तब वास्तविक होता है जब आम लोग सच बोलने की हिम्मत करते हैं। जबकि कविता को आराम और देखभाल की जरूरत थी, अदालत ने अर्जुन को अस्थायी हिरासत प्रदान की। जिस दिन उसने गोद लेने के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, कलम पकड़ते समय उसके हाथ कांप रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी मानता था कि वह पिता बनने के लायक नहीं है, अब कानूनी रूप से एक बच्चे के लंगर के रूप में मान्यता प्राप्त था। अर्जुन के लिए यह केवल एक जिम्मेदारी से ज्यादा था। यह उसकी पिछली गलतियों को सुधारने का दूसरा मौका था। हस्ताक्षर करने की रात अर्जुन अपने विशाल घर के बरामदे पर बैठा था। रात के आकाश में बिखरे सितारों को देख रहा था। दीपक अंदर सो गया था। उसका टेडी, उसकी जर्जर गुड़िया, जिसे अब बड़े करीने से फिर से सिला गया था, उसके सीने से कसकर लिपटी हुई थी। कविता, जो अस्पताल छोड़ने के लिए पर्याप्त रूप से ठीक हो गई थी, उसके बगल में एक कुर्सी पर बैठी थी। उनके बीच की खामोशी आरामदायक थी, उन शब्दों से भरी हुई थी जिन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी। अब क्या होगा? कविता ने पूछा। अंत में उसकी आवाज रात की हवा की तरह कोमल थी। अर्जुन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने उस सवाल के बारे में गंभीरता से सोचा। हाल के हफ्तों में उसका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया था। एक सफल व्यवसायी से जो केवल संख्याओं और सौदों की परवाह करता था, वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जिसने एक बच्चे और उसकी मां की रक्षा करने में अर्थ पाया था। मुझे नहीं पता, उसने ईमानदारी से कबूल किया, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अभी नहीं, कभी नहीं। कविता ने उसे देखा। उसकी आंखें नम हो गईं। क्यों? आपने काफी से ज्यादा किया है। आपने मेरी जिंदगी बचाई, मेरे बच्चे को बचाया। आप पर हमारा कोई और कर्ज नहीं है। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। यह कर्ज के बारे में नहीं है। यह सही क्या है, इसके बारे में है।
वह एक पल के लिए रुका, अपने शब्दों को इकट्ठा करते हुए। मैंने अपना ज्यादातर जीवन धन बनाने, सफलता का पीछा करने में बिताया, लेकिन यह सब खोखला महसूस हुआ जब मैंने दीपक को वहां खड़े देखा, उस कूड़ेदान की ओर इशारा करते हुए, किसी से भी विश्वास करने के लिए गिड़गिड़ाते हुए। मैंने खुद को देखा, वह छोटा बच्चा जिस पर किसी ने कभी विश्वास नहीं किया। उसकी आवाज थोड़ी टूट गई। जो भावनाएं उसने सालों से दफन कर रखी थीं, उन्होंने आखिरकार बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया था। मैं उस बच्चे को नहीं बचा सका, मेरे पुराने स्व को, लेकिन मैं दीपक को बचा सकता हूं, और ऐसा करने में शायद मैं वह शांति पा सकूं जो मेरे पास कभी नहीं थी। महीने बीत गए और जीवन ने एक नई लय खोजना शुरू कर दिया। कविता धीरे धीरे शारीरिक और भावनात्मक दोनों रूप से ठीक हो गई। उसने एक स्थानीय केक की दुकान में अंशकालिक काम करना शुरू कर दिया, ग्राहकों के लिए रोटी और केक बनाने में सरल आनंद पाते हुए। उसकी मुस्कान, जो कभी इतनी दुर्लभ थी, अब ज्यादा बार दिखाई देने लगी। दीपक स्कूल वापस चला गया। हालांकि शुरू में यह मुश्किल था। दूसरे बच्चे जानते थे कि क्या हुआ था। उसकी मां के बारे में जो एक कूड़ेदान में मिली थी, उसके चाचा के बारे में जो अब जेल में था। उनमें से कुछ ने ताना मारा, दूसरों ने उसके पीछे फुसफुसाया, लेकिन दीपक ने एक ऐसी ताकत पाई जो वह नहीं जानता था कि उसके पास है। वह सीधा खड़ा रहा, अर्जुन के शब्दों को याद करते हुए, सच्चाई सबसे मजबूत ढाल है जो तुम्हारे पास हो सकती है। धीरे धीरे दूसरे बच्चे उसे अलग तरह से देखने लगे, एक पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक उत्तरजीवी के रूप में, एक ऐसे बच्चे के रूप में जो तब बोलने के लिए पर्याप्त बहादुर था जब कोई सुनना नहीं चाहता था। अर्जुन ने अपने जीवन को पुनर्व्यवस्थित किया। उसने अपने काम के घंटे नाटकीय रूप से कम कर दिए, अपने ज्यादातर व्यावसायिक मामलों को भरोसेमंद प्रबंधकों को सौंप दिया। अपने जीवन में पहली बार काम अब उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं थी। हर दोपहर वह वहां होता था जब दीपक स्कूल से घर आता था। वे पिछवाड़े में फुटबॉल खेलते थे, एक साथ होमवर्क करते थे, या बस बरामदे पर बैठकर कहानियां साझा करते थे। अर्जुन ने दीपक के पसंदीदा कार्टून, स्कूल में उसके दोस्तों के बारे में, एक दिन पायलट बनने के उसके सपनों के बारे में सीखा। और दीपक ने अर्जुन के बारे में सीखा, उसके कठिन बचपन के बारे में, उसने अपना व्यवसाय शून्य से कैसे बनाया, उस अकेलेपन के बारे में जो सालों से उसका साथी रहा था। एक उज्जवल सप्ताहांत की सुबह, पतले बादलों के साथ, अर्जुन दीपक और कविता के साथ चौक में टहल रहा था। जो बच्चा कभी इतना नाजुक था, वह अब स्वस्थ लग रहा था। उसके छोटे हाथ अर्जुन के हाथ को कसकर पकड़े हुए थे। कविता धीरे धीरे चल रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी थकावट के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों ने अपनी चमक वापस पा ली थी। वे चौक के कोने में उसी लोहे के कूड़ेदान के पास से गुजरे। अब इसे एक नए से बदल दिया गया था। पुराने को सबूत के तौर पर ले जाने के बाद दीपक एक पल के लिए रुका, उसे घूरते हुए। अर्जुन और कविता भी रुक गए, इंतजार कर रहे थे। मैं यहां बहुत डर गया था, दीपक ने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे लगा कि मां मर जाएगी और मैं हमेशा के लिए अकेला रह जाऊंगा। कविता उसके बगल में घुटनों के लाम कर रहे थे। बल बैठ गई, उसे कसकर गले लगाते हुए। लेकिन तुमने हार नहीं मानी प्यारे, तुम लड़ते रहे, और इस वजह से मां अभी भी यहां है। अर्जुन ने अपना हाथ दीपक के कंधे पर रखा। तुम जितना जानते हो उससे ज्यादा मजबूत हो बेटा। बहादुरी का मतलब डरना नहीं है, बहादुरी का मतलब डरने के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। दीपक ने सिर हिलाया, अपने गालों पर बह रहे आंसू पोंछते हुए। फिर एक ऐसे इशारे के साथ जिसने सभी को चौंका दिया, उसने अर्जुन को कसकर गले लगा लिया। वापस आने के लिए धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, उस कूड़ेदान को पीछे छोड़ते हुए। उनके सामने सुबह का सूरज उज्जवल चमक रहा था, संभावनाओं से भरे एक नए दिन का वादा कर रहा था। अचानक दीपक रुका, अर्जुन की ओर देखते हुए और बोला। उसकी आवाज छोटी थी लेकिन दृढ़ थी, शांत सुबह में गूंज उठी, पिताजी। अर्जुन जम गया, उसका सीना भारी महसूस हुआ, जैसे एक पकड़ में फंस गया हो। वह मुड़ा और एक बच्चे की चमकदार आंखों से मिला, जो अब डर से सूजी नहीं थीं, बल्कि विश्वास से चमक रही थीं। खुद को रोक न पाने के कारण उसने बच्चे को अपनी बाहों में खींच लिया। कविता अपनी आंखों में आए आंसुओं के माध्यम से मुस्कुराई। शहर के दूसरी तरफ
लोगों ने इन 3 जीवनों की कहानी को फिर से बताना शुरू कर दिया, अब एक घोटाले के रूप में नहीं, बल्कि इस बात के सबूत के रूप में कि कभी कभी एक बच्चे की कांपती आवाज पर विश्वास करना एक जीवन बचाने और यहां तक कि एक पूरे समुदाय को बदलने के लिए पर्याप्त हो सकता है। कुछ महीने बाद दीपक के 7वें जन्मदिन पर अर्जुन ने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया। महंगी सजावट वाली कोई शानदार पार्टी नहीं, बल्कि रंगीन गुब्बारों, कविता द्वारा बनाए गए केक और दीपक के कुछ स्कूल दोस्तों के साथ एक साधारण पार्टी। सरिता भी एक छोटा सा उपहार लेकर आई जिसे उसने खुद लपेटा था। कमिश्नर सिंह थोड़ी देर के लिए रुके, दीपक के लिए एक खिलौना पुलिस कार लाए जिससे बच्चा खुशी से चिल्ला उठा। यहां तक कि श्रीमान शर्मा और विक्रम भी मौजूद थे, 2 आदमी जो आमतौर पर गंभीर रहते थे, अब बच्चों को आंगन में दौड़ते देख हंस रहे थे। जब सूरज ढलने लगा तो मेहमान एक एक करके घर जाने लगे। दीपक अर्जुन की गोद में बरामदे पर बैठा था, थका हुआ लेकिन खुश, अभी भी अपने बचे हुए लाल गुब्बारे को पकड़े हुए। कविता उसके बगल में बैठी थी, उसका सिर अर्जुन के कंधे पर इस तरह टिका हुआ था कि यह स्वाभाविक महसूस हो रहा था, जैसे कि वे हमेशा से एक परिवार थे। यह अब तक का सबसे अच्छा जन्मदिन था। दीपक ने आधी बंद आंखों से बड़बड़ाया। अर्जुन मुस्कुराया, बच्चे के बालों को धीरे से सहलाते हुए। इस तरह के और भी बहुत होंगे बेटा, मैं वादा करता हूं। और अपने जीवन में पहली बार अर्जुन जानता था कि वह वादा केवल खाली शब्द नहीं था, यह एक प्रतिबद्धता थी जिसे वह अपनी आखिरी सांस तक निभाएगा। मौसम बारिश से सूखे में और फिर से बारिश में बदल गया। उस छोटे से परिवार का जीवन एक आरामदायक लय के साथ चलता रहा। अर्जुन ने आधिकारिक तौर पर दीपक के लिए पूर्ण गोद लेने के लिए आवेदन किया और एक लंबी प्रक्रिया के बाद अदालत ने इसे मंजूरी दे दी। जिस दिन यह फैसला सुनाया गया, दीपक रोया, दुख से नहीं बल्कि उमड़ती खुशी से। आखिरकार उसके पास आधिकारिक और कानूनी रूप से एक पिता था। अर्जुन और कविता के बीच का रिश्ता भी स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। कोई जल्दी नहीं, कोई दबाव नहीं। उन्होंने अपनी भावनाओं को अपने आप बढ़ने दिया, जैसे एक फूल जो सही समय पर खिलता है। मुकदमे के 1 साल बाद उसी चौक में एक उज्जवल दोपहर को जहां सब कुछ शुरू हुआ था, अर्जुन अपने हाथ में एक साधारण अंगूठी के साथ कविता के सामने घुटनों के बल बैठ गया। दीपक उनके बगल में खड़ा था, अपनी चौड़ी मुस्कान को रोक नहीं पा रहा था। कविता रोई, बार बार सिर हिलाते हुए, अंत में हां कहने से पहले जो कांप रहा था। गुजरती हुई भीड़ देखने के लिए रुक गई। कुछ ने ताली बजाई, दूसरे उस दिल को छू लेने वाले नजारे को देखकर मुस्कुराए। उनकी शादी 2 महीने बाद हुई, केवल परिवार और करीबी दोस्तों के साथ एक छोटी मस्जिद में एक साधारण समारोह। दीपक अंगूठी वाहक बन गया। गलियारे में इतने गर्व से चल रहा था। जब अर्जुन और कविता ने प्रतिज्ञाओं का आदान प्रदान किया तो सभी उपस्थित लोगों की आंखें खुशी के आंसुओं से भीग गईं। शहर पर एक नई सुबह खड़ी थी, कोमल लेकिन अचल, और उस प्रकाश में एक नया परिवार पैदा हुआ, खून से नहीं बल्कि विश्वास, साहस और प्यार से। वे एक साथ अंधेरे से गुजरे थे और दूसरी तरफ निकल आए थे, मजबूत, करीब, ज्यादा पूर्ण। और इस तरह अर्जुन के साथ हमारी यात्रा, कविता और दीपक अंत में पहुंचे, अंधेरे और नम गली से लेकर शहर को हिला देने वाले अदालत कक्ष तक और अंत में प्रकाश से भरे भोर तक। यह कहानी केवल अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई नहीं है, यह सबसे छोटी चीजों में छिपी असाधारण शक्ति की एक गहरी याद दिलाता है। एक बच्चे की मदद के लिए चीख, एक पुराने टेडी बियर के अंदर छिपा एक रहस्य, और सबसे महत्वपूर्ण, विश्वास करने का एक कार्य जान करना। अर्जुन खन्ना ने इस कहानी को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में शुरू किया जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शक्ति, स्थिति, लेकिन उसने सबसे महत्वपूर्ण एक चीज खो दी थी, दिल से सुनने की क्षमता। जो चुनाव उसने उस दिन किया, अपनी कार से गली में वापस जाने का, दीपक की आंसुओं से भरी आंखों पर विश्वास करने का, न कि अपने मन के ठंडे तर्क पर। उसने न केवल एक बच्चे की जान बचाई, उसने अपनी आत्मा को बचाया। उसने पाया कि सबसे बड़ा धन जो कोई भी रख सकता है, वह हमारे पास जो कुछ है उसमें नहीं है, बल्कि हम जो देने की हिम्मत करते हैं उसमें है। थोड़ा समय, थोड़ा विश्वास, एक सुरक्षात्मक आलिंगन। और शायद सबसे बड़ा सबक जो यह कहानी छोड़ती है वह यह है, एक शोर और संशयपूर्ण दुनिया में कभी कभी हमें शांत होना सीखना चाहिए, अपने पूर्वाग्रहों को दूर करना चाहिए और वास्तव में सबसे कमजोर आवाजों को सुनना चाहिए।
क्योंकि जिस सच्चाई की हम तलाश कर रहे हैं वह शायद ऊंची जगहों पर न मिले, बल्कि एक बच्चे की फुसफुसाहट में छिपी हो। इस कहानी को इसके आखिरी पन्ने तक साथ देने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हर अध्याय के माध्यम से आपको न केवल मनोरंजन मिला होगा, बल्कि अपने लिए चिंतन का एक क्षण भी मिला होगा। और मैं यह पूछे बिना नहीं रह सकता, अपने जीवन में क्या आपने कभी तर्क और करुणा के बीच एक चुनाव का सामना किया है? या क्या कोई ऐसा क्षण था जब किसी के छोटे से कार्य ने वास्तव में दुनिया के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल दिया हो? कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। मुझे आपकी कहानी सुनना अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अच्छाई पर विश्वास करना कभी न छोड़ें। हाँ,